Subscribe to our channel and stay updated. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस का लेक्चर नंबर 4। लेकिन स्टार्ट करने से पहले सही पकड़ना, एक शायरी तो बनती है ना। तो अर्ज किया है कि हर इंडियन को प्यारा होता है अपना नेशन, कि हर इंडियन को अपना प्यारा होता है नेशन। और आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे क्लास 12th का सिलेबस का पहला टॉपिक है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाना स्टार्ट कीजिए। एंड माय नेम इज रंजन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनजेएस मैथ्स। चलिए मजे करते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ चीजें रिकॉल कराना चाहूंगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ध्यान दीजिएगा, इफ आर इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इफ बताएंगे क्या होगा, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो हमने क्या जाना था माय डियर स्टूडेंट्स, कि अगर कोई भी सबसेट है, ए क्रॉस बी का कोई भी सबसेट होगा, तो वो क्या कहलाएगा, वो रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करता हूं। मान लीजिए मैंने इसको ए से ए ही कर दिया, थोड़ा सा मैंने और स्पेसिफिक कर दिया कि इसको ए से ए कर दिया, तब आप क्या बोलेंगे, इफ बिल्कुल सही, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। याद आ रहा है? और इसी को हमने बोला था रिलेशन ऑन अ सेट ए। इफ आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, देन आर मस्ट बी अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। एक बात मैंने आपको और बताई थी, वो ये था कि किसी भी सेट के दो साथी हमेशा होते हैं, एक तो वो सेट और एक फाई एंड सेट इटसेल्फ आर द सबसेट्स ऑफ एवरी सेट। आई होप आपको याद होगा। अब इन चीजों को मैं मिलाने चल रहा हूं, तो अब आप मुझे एक चीज बताइए, सपोज वी हैव अ सेट ए क्रॉस ए, तो हम कह सकते हैं कि इसके दो सबसेट तो हमेशा इसके पास होंगे। इस लॉजिक से कौन कौन से होंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वो होंगे ए क्रॉस ए और एक होगा फाई। अरे यार, कोई सेट है तो सेट के दो सबसेट हमेशा होते हैं। उसी तरीके से ए क्रॉस ए अगर है तो इसके दो सबसेट हमेशा होंगे, एक तो ए क्रॉस ए और एक फाई। और इसी को माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये सबसेट है, किसी सेट के सबसेट हैं, ये देखिए, ये आर क्या है, इसका सबसेट है, तो आर क्या हो गया, रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं बोल रहा हूं ए क्रॉस ए इसका सबसेट है, दैट मीन्स ए क्रॉस ए एक रिलेशन हो गया। कहां से कहां, फ्रॉम ए टू ए। और इन द सेम मैनर फाई हमारा क्या हो गया, इट इज आल्सो अ सेट, और यू कैन से रिलेशन सेट फ्रॉम सेट ए टू ए। देखिए, फाई भी आपका एक रिलेशन हो गया, ये भी हो गया। और फाई को हमने क्या बोला था माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल सही, इसको हमने बोला था वॉइड रिलेशन। और ए क्रॉस ए को क्या बोला था मैंने? ए क्रॉस ए को हमने बोला था यूनिवर्सल रिलेशन। आई होप आपको याद होगा। मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूं, सो दैट आपको एक बार रिकॉल हो जाए। सपोज हमारे पास एक सेट है ए, क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेट है ए, यहां मैं लिख देता हूं सेट है ए, और इसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं ए बी। तो देखिए, दो रिलेशन यहाँ पे जो पॉसिबल होंगे, जिनके बारे में बात करने चल रहे हैं, एक वाइड और एक यूनिवर्सल। दो कैसे होंगे, देखिए, वाइड कैसा होगा, आई होप आपको एग्जांपल याद होगा जो मैंने लिया था, वहां मैंने ए बी करके लिया था, लेकिन मीनिंग यही निकलेगी ए बी, है ना। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ए बी ए बी। दैट मीन्स आपके पास क्या क्या आ जाएगा ऑर्डर पेयर में, ए से रिलेटेड है, फिर ए बी से भी रिलेटेड है, फिर बी ए से रिलेटेड है, और बी से रिलेटेड। तो अगर मैं इसको सेट के फॉर्म में कर दूं, तो आप कहेंगे सर ये तो ए क्रॉस ए आपने लिख दिया। बिल्कुल सही, दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए विद ए। इसे हमने बोला था क्या, टू टपल। लेकिन साथ ही साथ ये एक रिलेशन भी है, ये एक रिलेशन भी है, इसको मैं बोल देता हूं R1। तो ये जो हमारा रिलेशन R1 है वो क्या है, ए क्रॉस ए, और इसे हमने क्या बोला, यूनिवर्सल। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देखिए, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो ढेर सारी है, लेकिन मैं आपको दो पॉसिबिलिटी दिखा रहा हूँ जो आज हम लोग स्टडी करेंगे, जिनके एग्जांपल्स हमको लेने हैं। तो एक बार आपका रिकॉर्ड हो जाए, तो ये आपका ए है, बी है, ये भी आपका ए और बी है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी किसी से रिलेटेड नहीं है, कोई भी नहीं है, ये सेट ए, ये भी सेट ए, और यहाँ पे इस रिलेशन को मैं बोल दे रहा हूँ R2। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट किसी से रिलेटेड नहीं। याद आ रहा वाला एग्जांपल, तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी भाड़ में गई नारी। याद आ रहा कि नहीं, तेरी मेरी यारी सबसे प्यारी भाड़ में गई नारी। तो वाला जो मैंने एग्जांपल लिया था उसी से देखिए आप रिलेट कराइए। तो R2 बराबर ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। क्या हो गया, एम्प्टी। इसी को मैं बोलूंगा
R2 इक्वल्स टू 5 दैट इज एम्प्टी रिलेशन। अच्छा कंफ्यूज मत होइएगा, आपको लगेगा 5 तो नल सेट है, तो यहाँ पे भी नली सेट है, यहाँ पे कुछ आया नहीं, ये किसके बराबर है 5 के बराबर है, कोई बना ही नहीं ना आपस में, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे एम्प्टी, यहाँ पे इस केस में रिलेशन केस में एम्प्टी रिलेशन, और इसे क्या बोलेंगे यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, और अब हम लोग अपना पहली हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में, एंड दैट हेडिंग विल बी, सही बोला आपने, पहली हेडिंग हमारी रहेगी जो फर्स्ट रिलेशन है दैट इज वॉइड रिलेशन, वॉइड रिलेशन। और वही रीजन बिल्कुल सिंपल, अगर मैंने ए क्रॉस ए कोई रिलेशन ऑन अ सेट बनाया, अगर मैं बोलूं आर ऑन अ सेट ए, आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, इसकी मीनिंग क्या होगी कि आर क्या है, इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, यही तो मीनिंग होगी, आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो हमने एक रिलेशन बनाया कि एक रिलेशन ऑन अ सेट ए है, एक हमने ए सेट लिया और उस सेट का हमने क्या बोला कि ए क्रॉस ए निकाला, क्या निकाला डियर, ए क्रॉस ए, तो हमें पता 5 का सबसेट होगा, और अगर 5 सबसेट है ए क्रॉस ए का, तो ऑटोमेटिकली अगर किसी भी सेट का कोई सबसेट होता है, अगर हमने ये लिया ए क्रॉस ए, आर इसका क्या है सबसेट, दैट मीन्स आर क्या है रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। फिर से मान लीजिए ए क्रॉस बी, हमने बोला R2 इसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, इसका मतलब R2 क्या होगा, इट मस्ट बी अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो इसी लॉजिक से हम इसको लिखना चाहते हैं, इसी लॉजिक से हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। सो हम लोग लिखेंगे एस, बिल्कुल सिंपल, 5 एस 5 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, मानते हैं कि नहीं, 5 जो होगा ए क्रॉस ए का क्या होगा सबसेट, क्योंकि किसी भी सेट के 2 सबसेट हमेशा होते हैं, एक तो वो खुद और एक 5। एंड सो ध्यान से देखिएगा, एस 5 इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, एंड सो इट इज, क्योंकि ये सबसेट हो गया, इसका मतलब ये रिलेशन है ऑन अ सेट ए, ये रिलेशन है ऑन अ सेट ए, एंड सो इट इज अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, और इसी रिलेशन को डियर बोलते हैं, दिस रिलेशन इज कॉल्ड, अब इसको आप चाहे वाइड बोलिए, चाहे नल बोलिए, चाहे एम्प्टी, इज कॉल्ड द एम्प्टी वाइड नल रिलेशन ऑन ए। तो ये ए पे आपका कैसा रिलेशन हो जाएगा, वाइड रिलेशन। अच्छा मैंने उसको बता दिया कैसा दिखेगा, कोई भी एलिमेंट किसी के साथ रिलेटेड नहीं है, तो हम ये भी बोल सकते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई भी एलिमेंट, ये देखिए अगर मैं थोड़ा स्पेसिफाई कर दूं इसको, ये ए है, ये भी ए है, ये ए भी है, ये भी ए भी है, तो मैं इस टाइप रिलेशन की बात कर रहा हूं कि कोई भी एलिमेंट यहाँ का इसके किसी भी एलिमेंट साथ रिलेटेड नहीं, तब इस रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तब हम लोग बोलते हैं इसे वॉइड रिलेशन। अब सर इसका एक एग्जांपल लेके दिखाई तो समझ में आए, तो लीजिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल भी ले लेता हूं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको ये समझाया, एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। एग्जांपल, अब हम लोग एक रिलेशन को डिफाइन करने चल रहे हैं एक सेट पे, कंसीडर या लेट आर बी आर रिलेशन ऑन अ सेट ए, सेट ए में हम एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 3 4 5, defined by x y belongs to R if x, अब यहां पे हम लोग ले लेते हैं, काम करते हैं x माइनस वाई करते हैं, क्या करते हैं x माइनस वाई, और इसको मैं लिख देता हूं 10, then R is a void relation on A। अब इसको इसकी मीनिंग हम लोग समझते हैं, इसमें यहाँ मैंने लिख तो दिया कि R आपका क्या है, एक void रिलेशन है किस पे, A पे, लेकिन ऐसा क्यों, अब देखिए आपको यहाँ रूल से पता चलेगा, ये देखिए ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने एक सेट A ले लिया है जिसपे एक रिलेशन डिफाइन हो रहा है, R ऑन आ सेट A की मीनिंग होती है दैट मीन्स R एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू सेट A। तो ये रूल देखिए क्या है, इसमें वही एलिमेंट्स आएगा, अगर आपसे मैं कहूँ कि मुझे रिलेशन सेट लिख के दिखाओ, तो आप वो एलिमेंट्स लोगे, सुनिएगा ध्यान से, आप वो एलिमेंट्स लोगे जो उसको सेटिस्फाई करे, तो यहाँ पे हमने कौन से एलिमेंट्स लेने, ऑर्डर पे लेने जो इसको सेटिस्फाई करे, मतलब x माइनस वाई कीजिए और वो 10 आ जाए, तो जरा आप कोई भी एलिमेंट्स लीजिए, अगर मैं इसका सबसे बड़ा वाला नंबर ले लूं
अगर मैं ये भी ले लूँ 5 और यहाँ सबसे छोटा 1 ले लूँ तो 1 माइनस 5 कितना होता है -4, या 5 माइनस 1 कितना होता है 4। कभी 10 आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। क्या कभी 10 आ पाएगा? नहीं। इसका मतलब r क्या आ जाएगा? 5। r क्या आ जाएगा? 5। और अगर r 5 आ गया दैट मीन्स ये कैसा रिलेशन है? एक वॉइड रिलेशन। ठीक है। अच्छा जरा थोड़ा सा आपको मैं और इजी कर देता हूँ। अगर मान लीजिए मैंने ले लिया होता, मान लीजिए मैंने ले लिया होता x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, क्योंकि शायद हो सकता है आपको ऑर्डर पे बनाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ। अब आपको ऐसे एलिमेंट्स लेने की डिफरेंस का 0 आ जाता है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट मिलेंगे? हाँ, अब आप पकड़े 1 1, फिर 2 2, फिर 3 3, फिर 4 4, फिर 5 5। यही एलिमेंट्स आएंगे। क्यों? क्योंकि इनका डिफरेंस 0 है और ये रूल है कि वही दो एलिमेंट लिखिए जिनका डिफरेंस क्या है? 0। तो ये 5 एलिमेंट्स में रिलेशन सेट मिलेंगे। लेकिन हमने क्या बोला आपसे कि मुझे 10 चाहिए, तो कहीं मिलेगा? आंसर है नहीं। और जब नहीं मिलेगा इसका मतलब आपके पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो कैसा सेट हो गया? 5 एम्प्टी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज अ वॉइड रिलेशन। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना ले रहे हैं नेक्स्ट रिलेशन, दैट इज, बिल्कुल सही कहा आपने, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन। सो सेकंड नंबर आप डाल सकते हैं, दिस इज यूनिवर्सल रिलेशन। सो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होगा? बिल्कुल सीधे हम लोग लिखेंगे एस ए क्रॉस ए इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, क्योंकि कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है। एंड सो इट इज अ रिलेशन। इट इज अ रिलेशन, क्योंकि ये इसका सबसेट हो गया, दैट मीन्स ये क्या हो गया? एक रिलेशन हो गया फ्रॉम ए टू ए। सो इट इज अ रिलेशन ऑन अ सेट A, and this relation is called the universal relation। क्या बोलेंगे डियर? इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ सेट A। तो इस रिलेशन को मैं डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। फिर वही एग्जांपल जो मैंने बताया था, अगर आप थोड़ी देर के लिए समझना चाहें तो ये मान लीजिए अगर मैं R ले लूं, ये A ले लूं, और यहां मैंने लिख दिया ए बी, तो ए से रिलेटेड होगा ए बी से भी होगा, बी ए से भी होगा, बी बी से भी होगा। तो ये वाला जो रिलेशन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। यहाँ आप कह सकते हैं ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। हर एक एलिमेंट दूसरे, मतलब है तो सेट सेम, लेकिन इधर के सभी एलिमेंट से क्या हो? आपस में रिलेटेड। तब हम उसे क्या बोलते हैं डियर? यूनिवर्सल रिलेशन। चलो इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने वॉइड कर लिया था, उसको पहले मैं रब कर देता हूँ और मैं आपके लिए इसका एक एग्जांपल लेता हूँ। सो इसका एग्जांपल हम लोग क्या ले सकते हैं? चलिए एक बनाते हैं रिलेशन। लेट आर बी आर रिलेशन ऑन द सेट A equals to 1 2 3 4 and defined by ये कैसे डिफाइन है? ये डिफाइन है mod x माइनस वाई इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके पहले मैं एक चीज और लिख देता हूँ। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x रिलेटेड टू y, जो मैं वो लिखा था x5 बिलोंग्स टू r, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, if mod x माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस लेने पे उसका मॉड कीजिए तो वो क्या हो? या तो 0 या तो 0 से बड़ा। देन R is an universal relation on set A। कैसे ये यूनिवर्सल कैसे हो गया? आप खुद सोचिए, मॉड जो होता है किसी भी नंबर का मॉड, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर हर एक नंबर के लिए यहाँ पे होगा, मतलब आप 1 2 ले लीजिए, चाहे 1 3 ले लीजिए, चाहे 1 4 ले लीजिए, 2 1 ले लीजिए, 2 2 ले लीजिए, 2 3 ले लीजिए, 2 4 ले लीजिए, सबके लिए ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। और इसका मतलब इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, और जब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे तो कौन सा रिलेशन बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। यू कैन चेक। आप देखो 1 1 लो जरा, तो 1 माइनस 1 क्या आएगा? 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बराबर है ना, तो इसने सेटिस्फाई कर दिया इसको। तो ऐसे सभी एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर देंगे। यू कैन चेक। तो आप लिख सकते हैं कि सिंस, अगर आप थोड़ा सा लैंग्वेज में देना चाहते हैं तो इसमें लैंग्वेज आप ये लिख सकते हैं, सिंस mod x माइनस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये मानते हैं कि नहीं? और यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू द सेट। सेट हमारा क्या है? A।
आप एक कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर इसका मतलब जो हमारा रिलेशन सेट पूरा पूरा किसके बराबर आ जाएगा, एक क्रॉस एक, क्योंकि कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं। और जब एक क्रॉस एक बराबर आ गया 10, आप लिख सकते हैं कि आर इज ए यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए क्रॉस और आगे चलते हैं। अब इन दो रिलेशन के बाद हमारा जो नेक्स्ट रिलेशन है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। Come to the third relation, that is identity relation. Identity relation, चलिए पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं। So a relation IA, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे I और सफिक्स में नीचे A। A relation I is called the identity relation, is called the identity relation on a set A, on A, ध्यान से देखिएगा, if every element of A set, और हमने सेट क्या माना है, मान लेते हैं कि सेट ऑन ए, देखिए लिखा मैंने, तो इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लीजिए एक शब्द है ओनली, अगर आपने ओनली नहीं लगाया तो इसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू itself only, सिर्फ और सिर्फ। अब मैं आपको इसकी मीनिंग समझाता हूँ सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। अच्छा, इसको एक तरीके से हम लोग ये भी लिख सकते हैं, thus IA is identity relation on A। तो इसको एक लिखने का तरीका ये भी है कि अगर IA आइडेंटिटी रिलेशन है तो कब होगा, if IA इक्वल्स टू, ध्यान समझिएगा, IA इक्वल्स टू A, समझ रहे हैं, सब खुद से रिलेटेड हो, जहां पे A क्या है, बिलोंग्स टू A। तो कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं। लेकिन हम पहले एग्जांपल्स इसकी मीनिंग समझते हैं। लिखने को तो आप चाहे ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, लेकिन मतलब क्या, ये ओनली क्या आपने मीनिंग क्या बताई, आपने बोला इसको हटा देंगे तो कुछ और बन जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो मैं इसको कुछ एग्जांपल लेकर आपको समझाना चाहूंगा। सपोज मैंने एक सेट ले लिया, लेट A इक्वल्स टू, अब इसको हमको कुछ दे देते हैं 1 2 3, ठीक है, एंड वी डिफाइन द फॉलोइंग रिलेशंस। ऑन अ सेट ए, हमने कुछ रिलेशंस डिफाइन किया ऑन अ सेट है, जैसे ये देखिए, पहला मैंने ले लिया सपोज R1 को मैं ले लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स 1 1, देन 2 2 ले लेता हूँ, ठीक। R2 को मैं ले लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स 1 1 2 2 एंड देन 2 1। फिर मैं R3 डिफाइन करता हूँ, R3 में मैं ले लेता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स 1 1 देन 2 2 देन 3 3 एंड बस, और एक मैं R4 ले लेता हूँ। R4 में मैं क्या कर देता हूँ 1 1 2 2 3 3 एंड 3 1। तो ये मैंने 4 रिलेशंस लिए। आपको क्वेश्चन क्या है, तो मैंने आपको बताया कि ये है, लेकिन एक्चुअली इसमें निकालना क्या, हमको ये बताना माय डियर स्टूडेंट इसमें से कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है। तो अब आपको ये चेक इट आउट करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन आइडेंटिटी है और कौन सा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइडेंटिटी रिलेशंस, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे चेक करेंगे, चलिए चेक करते हैं। तो आपको दिमाग में क्या होना चाहिए, आप डेफिनेशन देखिए, मैंने क्या बोला था, डेफिनेशन मैंने ये बोला था इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब खुद से, और सभी एलिमेंट, कोई बचे नहीं। तो इसका मतलब ये, अगर मैं यहाँ पे देखूं, ध्यान सुनिएगा, अगर नहीं है तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा, रीजन में लिख दूंगा, ये है कि नहीं, तो आंसर है नहीं है। क्यों, देखिए, एस मैंने बोला था हर एक एलिमेंट ए का, तो ए में देखिए 1 है 2 है 3 है, तो 1 1 से रिलेटेड तो है यहाँ पे, ठीक है।
2 2 से तो रिलेटेड है, लेकिन 3 3 से रिलेटेड नहीं। तो मैं लिखेंगे एज 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R1, और इस रीजन से R1 आपका आइडेंटिटी रिलेशन नहीं। अच्छा, इसमें आते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इसमें आप कहोगे सर ये देखिए 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, लेकिन उसके लिए 2 1 तो आ गया, तो कर दीजिए आइडेंटिटी। तो आंसर नहीं कर सकते हैं। क्यों? कंडीशन क्या है कि हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो सिर्फ। तो ये तो वैसे भी नहीं आना चाहिए। अगर मान लीजिए 3 3 मेरे पास होता मान लीजिए 3 3 यहाँ पे होता, उसके साथ ये आ जाता, तब भी गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि बोला गया सिर्फ और सिर्फ खुद से रिलेटेड हो, किसी और से नहीं। तो यहाँ पे क्या रीजन दोगे? यहाँ पे आप 2 रीजन एक्चुअली में दे सकते हो। तो पहली बात 3 3 मिसिंग है, एक तो ये रीजन दे सकते हो, सेम रीजन ये 3 बिलोंग्स टू ए बट 3 3 डजंट बिलोंग्स टू R1। और एक रीजन आप और भी दे सकते हो, एक रीजन आप और भी दे सकते हो कि 2 इज रिलेटेड टू द एलिमेंट्स 2 and 1। ये 2 और 1 से रिलेटेड हो गया भैया, और जबकि बोला गया 2 को सिर्फ 2 से ही रिलेटेड होना। तो ये भी आप एक रीजन दे सकते हो। ये वाला बताओ। तो आंसर ये होगा, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। अच्छा, यहाँ पे बिल्कुल सही पकड़ा आपने, ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 3 से रिलेटेड है और 3 1 से भी हो गया, और हमारा रूल क्या कहता है कि 3 को सिर्फ 3 से ही रिलेटेड होना, हर एक एलिमेंट खुद से ही रिलेटेड हो। तो ये आइडेंटिटी नहीं। तो आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? 1 1 2 2 3 3। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 1 2 लिखता तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता? 1 1 और 2 2। वेरी गुड। अच्छा, 1 2 3 4 लिखता तो क्या होता? 1 1 2 2 3 3 एंड 4 4। उसके अलावा कुछ भी होगा तो वो गलत, ना ज्यादा ना कम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट रिलेशन ले रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। लेट, अब इसको मैं थोड़ा सा कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले मैंने जैसे वहां डिफाइन किया वैसे इसको डिफाइन करता हूँ। अ रिलेशन आर, आइडेंटिटी रिलेशन जैसे मैंने किया था वैसे मैं इसको करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जानते हैं बस एक चेंज करना है और उसके बाद वो रिफ्लेक्सिव बन जाता है। ठीक है, अभी आप देखेंगे अ रिलेशन आर, कहाँ पे रिलेशन? मेरे घर में, तुम्हारे घर में। तो आंसर है ना हमारे घर ना आपके घर में। किस पे? ऑन अ सेट ए। तो हमेशा ऑन अ सेट लेंगे हम लोग। ठीक है, रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, ऑन अ सेट ए is called the reflexive relation, is called the if चाहे तो आप if भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। if क्योंकि अगर वो है तो ये हो जाएगा और ये है तो वो हो जाएगा। if every, ध्यान सुनिएगा, every element of A is related to, अरे आप कहीं करेंगे तो आप पूरा आइडेंटिटी रिलेशन लिख रहे हैं, हाँ, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। देखिए क्या, इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। हम मैंने ओनली नहीं लगाया, देखिए ध्यान से। रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहाँ मैंने ओनली नहीं लगाया, ध्यान दीजिएगा, ओनली नहीं लगाया। हर एक एलिमेंट जो है रिलेटेड है किससे? खुद से। ये चीज ध्यान रखिएगा, तो हम उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए मैंने इसमें लिया कि, वही एग्जांपल मैं ले रहा हूं कि सेट ए मेरा है 1 2 3। ठीक है, ये ले लेता हूं। और आर मैं कुछ रिलेशंस डिफाइन कर रहा हूं ऑन अ सेट ए। किस पे डिफाइन कर रहा हूं? ऑन अ सेट ए। तो मैंने जैसे मान लीजिए डिफाइन किया, पहले मैंने R1 ले लिया, और R1 मैंने ले लिया 1, सपोज 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। R2 मैंने ले लिया 1 1 2 2 3 3 एंड R3 मैंने ले लिया सपोज 1 1 2 2 एंड 3। ये मैंने लिया माय डियर स्टूडेंट्स। तो अब मुझे आप बताइए इसमें से कौन से रिलेशन ऐसे हैं जो रिफ्लेक्सिव होंगे? क्या होंगे डियर? रिफ्लेक्सिव। अब सुनिएगा, डेफिनेशन क्या है? हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो सबसे पहले मुझे बताइए क्या R3 है? चलिए चेक करते हैं। हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। तो देखिए 1 यहाँ पे खुद से रिलेटेड है, ठीक है, 2 यहाँ पे खुद से रिलेटेड है, ठीक है,
लेकिन क्या 3 रिलेटेड है? आंसर है नहीं है। देखिए रिलेटेड नहीं, तो ये हमारा नहीं होगा। रीजन आपको पता है, S3 बिलोंग्स टू A बट 3 डजंट बिलोंग्स टू R3। ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं। अच्छा इस पे सेकंड वाले पे आते हैं। क्या ये है? सर कहोगे कि रिफ्लेक्सिव का तो पता नहीं, लेकिन आइडेंटिटी तो है। तो आंसर आइडेंटिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ ये रिफ्लेक्सिव भी है। क्यों? क्योंकि देखिए हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, और यहाँ बोला रिलेटेड टू इटसेल्फ। सो ये हमारा हो गया। अब एक चीज और, ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं R लिख दे रहा हूं, एंड आइडेंटिटी भी है। अब मेरा क्वेश्चन है, R1 बता सकते हो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है, बताएंगे है कि नहीं? तो आंसर है, जल्दी बोलिए, नहीं है। आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इटसेल्फ ओनली नहीं बोला माय डियर स्टूडेंट्स, इसी में सबको कंफ्यूजन रहती है। सुन लीजिए फिर से, ये रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, जो R1 है आपका वो रिफ्लेक्सिव है, लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। क्योंकि ओनली, आइडेंटिटी में क्या लगा था? ओनली, सिर्फ और सिर्फ, उसके अलावा नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, क्योंकि एक वर्ड का अंतर है, और इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल्स बड़े अच्छे से समझाए कि आप लोग गलती ना करें। तो ध्यान रखिएगा, आइडेंटिटी में ओनली मतलब केवल वही 3 होने चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं। रिफ्लेक्सिव में अलाउ है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारा रिफ्लेक्सिव है वो कण है। क्या है? कण। जो महान दानवीर थे वो कण। क्यों? क्योंकि ये अपना तो ख्याल रखते हैं, अपनों का 1 1 2 2 3 3, लेकिन अगर कोई दूसरा भी इनसे मांगने आ जाए तो खाली हाथ नहीं लौटाते। इंद्रदेव को भी दे दिया था ना, जबकि उनको पता था। तो फिलहाल जो हमारा रिफ्लेक्सिव होगा वो अपनों के बारे में तो सोचेगा ये, लेकिन अगर कोई बाहर से भी आएगा तो उसको निराश नहीं करेगा, उसको भी आ जाने देता है, ठीक है, या दे देता है दान। लेकिन जो आइडेंटिटी है ये थोड़ा दुर्योधन टाइप का है, ये केवल अपने बारों के, मतलब अपने लोगों के बारे में सोचता है, ये वो अलाउ नहीं करे कोई और आ जाए। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इसमें थोड़े और एग्जांपल्स लेते हैं। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है। अच्छा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को एक तरीके से मैं और भी लिख सकता हूँ, तो आप वहीं पे और करके छोटी लैंग्वेज थोड़ा उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये तो मैं आइडेंटिटी से रिलेट करना चाह रहा था। तो जहां आपने रिफ्लेक्सिव रिलेशन डाला एग्जाम्पल के ऊपर, और करके भी आप लिख सकते हो, या ऐसे करके लिख लो 10, मैं 10 करके लिख देता हूँ 10, उसी के नीचे कंटिन्यूएशन में एक लाइन भी होगी, तुम्हारा काम चल जाएगा। 10 R इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि हम लोग ज्यादातर यही लिखेंगे, ज्यादा बड़ा बड़ा हम लोग नहीं लिखते, वो तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। 10 R इज रिफ्लेक्सिव if ध्यान सुनिएगा, if A बिलोंग्स टू R, मतलब सारे एलिमेंट खुद से रिलेटेड, और ये एलिमेंट्स कहाँ के हैं? सेट के। 10 R इज रिफ्लेक्सिव, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हैं ऑन अ सेट ए, किसी सेट पे, ऑब्वियस है किसी सेट पे होगा। तो R इज रिफ्लेक्सिव ऑन अ सेट A if A बिलोंग्स टू R फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से इसमें छोटे छोटे पॉइंट्स देखते हैं, कुछ और भी अच्छे अच्छे एग्जांपल्स लेते हैं, सो so, आपको पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस टॉपिक में, और जबकि है कुछ नहीं इसमें, उनका क्योंकि बेसिक नहीं क्लियर होता। और मैंने आपको इसलिए जो शुरू के 3 लेक्चर्स में काफ़ी बेसिक चीज़ें आपको मैंने बताई, वो सब यूज़ होंगी, और देखिए यूज़ हो रही है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें हम लोग एक लेते हैं पहले नोट, फिर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल कराता हूँ। नोट, आपने एक चीज़ देखी, ऑब्जर्व की होगी कि जो हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी है। अरे दिखा तो आपने, देखिए, तो जो मैंने एग्जांपल लिया ना, एग्जांपल नंबर 1, देखिए उसमें आपको दिखा, तो वही चीज मैं यहाँ लिखने चल रहा हूँ। नोट नंबर 1 पे हम लोग ये चीज लिख सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट, ऑन अ नॉन वॉइड सेट मतलब एम्प्टी ना हो, तो उस केस में जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। तो मैं इस चीज को लिख लेता हूँ, द आइडेंटिटी रिलेशन, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, द आइडेंटिटी रिलेशन on a non-void set, on a non-void set is reflexive, but the converse, इसका उल्टा, but the converse need not be true। ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है और नॉन वाइड सेट, ये ट्रू है, लेकिन इसका कन्वर्स बोले तो कि जो रिफ्लेक्सिव वो हमेशा आइडेंटिटी होगा। आंसर है नो, नीड नॉट बी ट्रू, हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे मैंने इसका सेकंड एग्जांपल लिया था, तो आपने देखा तो वो रिफ्लेक्सिव तो था लेकिन आइडेंटिटी नहीं था। तो अगर रिफ्लेक्सिव है
तो आप एकदम से नहीं कह सकते कि वो आइडेंटिटी होगा, लेकिन अगर आइडेंटिटी है तो 110% वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अच्छा, सेकंड चीज पॉइंट हम देखते हैं। अब यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको, होगा कि नहीं, सोच के बताइए। यूनिवर्सल रिलेशन मतलब पूरा पूरा एक क्रॉस आ जाएगा, सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उसमें तो वो आ ही जाएगा भाई। 1 1 अगर मैं एक सेट ए ले लूँ, ये देखिए मैं आपके लिए बना देता हूँ, मान लीजिए ए और मैं यहाँ पे ए बी ले लूँ, वो एग्जाम्पल लेता हूँ और मैंने रिलेशन डिफाइन किया। तो अगर यूनिवर्सल रिलेशन है तो ए से भी होगा, ए बी से भी होगा, बी ए से बी से। तो देखिए इसमें ए आ गया और बी आ गया, उसके अलावा जो भी आ जाए, कहाँ है भाई, सब चलता है, सबको दान देगा, सबको एंट्री देगा। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन दोनों ही क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव होते हैं। तो लिख सकते हैं द यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट, ऑन अ non-void set is reflexive relation on a set, on a given set. तो यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन अ सेट, ये भी आपका रिफ्लेक्सिव होता है। अच्छा, अब एक रिलेशन आपने और पढ़ा है वॉइड, तो जरा वॉइड की बात कर लेते हैं। तो क्या वॉइड होगा, तो आंसर नहीं, वॉइड में तो खाली हो गया ना, कोई किससे रिलेटेड है नहीं। तो हम एक पॉइंट इसमें और लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वो ऑब्वियस है कि अगर मैं आपसे एक रिलेशन 5 बोलूं, कोई किससे रिलेटेड नहीं है, तो क्या वो रिफ्लेक्सिव होगा, कभी नहीं होगा। क्या वो आइडेंटिटी होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसमें कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड ही नहीं है। तो हम कहाँ चेक करेंगे कि कोई भी एलिमेंट जो हो खुद से रिलेटेड हो, सारे होने चाहिए ना, 1 1 2 2 3 3, तो वहां पर तो कोई एलिमेंट आपस में रिलेटेड होता ही नहीं, दैट मीन्स वो नहीं है। तो उसको मैं लिख देता हूँ द वॉइड रिलेशन on a non-void set is not reflexive, ठीक है, ऑब्वियस है, ऑन अ सेट, ऑन अ गिवन सेट। ठीक, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब मैं इसमें आपको कुछ एग्जांपल दिखाना चाहूंगा सो दैट आपको और भी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स कि आर रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन अ सेट, किसी सेट पे, ऑन अ सेट ए इफ क्या बोला आपने कि ए बिलोंग करेगा आर में और एवरी ए बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए इस पर हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज मैंने एक सेट डिफाइन किया, consider let L, capital L, be the set of all lines, in a plane, and R be a relation on L, दैट इज, इसकी मीनिंग क्या होती है आपको पता है। अगर आर रिलेशन, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आगे इसमें ऐसे लिखूंगा, आर इज अ रिलेशन फ्रॉम एल टू एल और ऑन अ सेट एल, ऑन एल। ठीक है, तो मैंने क्या माना कि एल क्या है, सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, जितने भी लाइंस होंगी प्लेन में, और आर को मैंने माना एक रिलेशन है उस पर। ठीक है, अब उसको कैसे डिफाइन करें हम लोग, डिफाइन हमने डिफाइन किया क्योंकि हमें पता होना चाहिए ना रिलेशन सेट में कैसे एलिमेंट्स आएंगे। तो डिफाइंड बाय, हमने ऐसे डिफाइन किया कि L1 L2 बिलोंग्स टू आर में वही आएंगे ऑर्डर पेयर्स इफ रूल क्या है सुनिएगा, L1 इज पैरेलल टू L2, दैट मींस अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, सपोज ये दो लाइन पैरेलल है, ये L1 है और ये L2, ये आपस में पैरेलल है, तो इसको अगर ये पैरेलल तो ये हमारे रिलेशन सेट में आ जाएगी। तो ये मैंने लिखा है। अब जरा मुझे आप बता सकते हैं कि ये होगा क्या, तो आंसर है देन R इज रिफ्लेक्सिव, R आपका रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। बट वाई, आइए देखते हैं। देन R इज रिफ्लेक्सिव, वाई, तो इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या हो जाएगा, जरा देखिए। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन देखिए, मैंने ऊपर लिखा, सब कुछ इससे होना है। इसमें क्या बोला है, कोई भी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, और सारे एलिमेंट्स गिवन सेट के खुद से रिलेटेड होने चाहिए, तब वो रिलेशन सेट हमारा क्या बनता है, रिफ्लेक्सिव। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो एक बात बताइए, और मुझे अगर रिलेशन सेट में सारे एलिमेंट्स दिखाने, या कोई भी एलिमेंट रिलेशन सेट में, उसकी एंट्री कब होगी, जब वो खुद के पैरेलल हो। तो चलिए अब ध्यान से सुनिएगा,
क्या मैं ये लिख सकता हूँ एस, मैं इसका रीजन आपको दे रहा हूँ, एस एल डैश, मैंने कैसे लाइन ले ली है एल डैश, एज एल डैश इज पैरेलल टू एल डैश, ये बात आप मानते हो? जहां पे एल डैश है क्या, फॉर एवरी एल डैश बिलोंग्स टू द दिस सेट, मतलब कोई भी हमने एक लाइन ले ली और उसको मैंने बोल दिया खुद के पैरेलल है, ये बात आप मानते हो कि नहीं? कोई भी लाइन खुद के क्या होती है, पैरेलल। तो अगर खुद के पैरेलल होती है और ये मैंने फॉर एवरी एल बोला है, तो इसका मतलब माय डियर स्टूडेंट्स कि एल डैश पैरेलल है एल डैश, L1 अगर सॉरी ये मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया गलती से, पैरेलल, तो अगर L1 L2 के पैरेलल है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, L1 L2 के क्या है, पैरेलल, तो वो किस में आ जाएगा, वो रिलेशन सेट में आ जाएगा। L1 अगर L2 के पैरेलल तो किस में आ जाएगा, रिलेशन सेट में। तो मैं कह रहा हूँ L डैश के पैरेलल है, इसका मतलब इंप्लाइज दैट, ऑटोमेटिकली देखिए L डैश पैरेलल है, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं L डैश कॉमा L डैश, ये हमारे पास कहाँ आ जाएगा, R में आ जाएगा, और ये फॉर एवरी L डैश आ जाएगा। मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड है, और जब खुद से रिलेटेड है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, R इज रिफ्लेक्स। देखिए कितना इजी, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ, कोई लाइन खुद के पैरेलल होती है, यहाँ पे हमने ये यूज किया, ठीक है। मैं एग्जांपल आपके लिए और ले लेता हूँ, पावर सेट का, लेट पी एक्स, पावर सेट सबको याद है ना, आपके लिए एक बार रिकॉल कर देता हूँ जल्दी से। मान लीजिए मैंने एक सेट ए लिया जिसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स है, सपोज ए और बी। कौन कौन से एलिमेंट है, ए और बी। अब जरा मुझे बताइए इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या बनेंगे, तो आंसर है 4 बनेंगे। कैसे पता आपको, फॉर्मूला याद है ना, 2 की पावर 2। तो कौन कौन से होंगे वो, एक तो होगा खुद सेट, एक होगा हमारा 5, एक होगा सिंगलटन ए और एक होगा सिंगलटन बी। और अगर मैं पावर सेट ए की बात करूं तो उसमें क्या होता है, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट। तो ए के जितने भी सबसेट हैं उसका आप क्या बना लीजिए, एक सेट बना लीजिए, और यही हमारा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा होता है पावर सेट। देख लीजिए, तो इसी के बिहाफ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल में चल रहा हूँ, लेट पी एक्स बी द पावर सेट। पावर सेट ऑन अ सेट होता है, जैसे ये पावर सेट है ऑन अ सेट ए, तो पावर सेट ऑन एक्स, और एक्स हमारा मान लेते हैं नॉन एम्प्टी, मतलब खाली नहीं, उसमें कुछ एलिमेंट्स है। देन द रिलेशन आर, रिलेशन मैंने क्या माना, आर। अब देखिए ऑन अ सेट, किस सेट में माना, पी एक्स पे, किस सेट में माना है, पी एक्स पे। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, आर डिफाइन ऑन अ सेट पी एक्स, तो उसको लिखेंगे आर डिफाइन फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स। वर्ड में लिखना होता तो मैं लिखता आर द रिलेशन आर ऑन अ सेट पी एक्स, तो आप ऐसे लिख सकते हो। देन द रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम पी एक्स टू पी एक्स, या आर इज अ रिलेशन ऑन अ सेट पी एक्स इज, ध्यान सुनिएगा, इज, या पहले मैं इसको डिफाइन कर दूं क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन कोई रूल होगा ना, तो डिफाइंड बाय, ये कैसे डिफाइन हो रहा है उसको मैं दिखा देता हूँ, डिफाइंड बाय, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसके एलिमेंट्स लेंगे, और px के एलिमेंट्स होते कैसे हैं, किसी भी पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं, खुद सबसेट्स होते हैं। ये सब आपके क्या है, ये सारे सबसेट्स हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, ये सब आपके क्या है, सबसेट्स। तो आप लोगों को कैपिटल लेटर लेना पड़ेगा। तो डिफाइंड बाय, इसको मैं ले लेता हूँ, ए मैंने यूज नहीं किया, ए बी ले लेता हूँ। तो ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, जहां पे ए बी कहाँ के एलिमेंट्स होंगे, for every AB belongs to the given set Px. So my dear student, ये रूल है। Then आपको मैं बता दूं, then जो हमारा रिलेशन है R, वो क्या हो जाएगा, then R is a reflexive relation on set Px. How? तो देखिए रूल से ही आपको पता करना पड़ेगा। अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है, कोई भी एलिमेंट, किसका एलिमेंट, सेट का, अगर वो एलिमेंट अपने से रिलेटेड हो, और सभी एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, खुद से, तो हम क्या कहेंगे कि भाई आर जो है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसका एक एलिमेंट कंसीडर करते हैं। इसको मैं बोली थोड़ा कर देता हूँ क्योंकि मुझे जगह यहाँ दिखा देता हूँ, इसको रख देता हूँ। सो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, ये चीज समझिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, लेट करता हूँ, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब मैंने पी एक्स ले लिया, ठीक है, सच दैट, अब सुनिएगा ध्यान से, मैंने लेट किया कि ए जो है एक हमारा एलिमेंट है पी एक्स का,
और एलिमेंट कैसा है ये ध्यान रखिएगा, ये सबसेट है। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ ए? क्या इसमें गड़बड़ी है? आंसर है नो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये सब लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बताइए, अभी आपने क्या लिखा रूल, अगर कोई एक दूसरे के सबसेट है, देखिए अगर बी का सबसेट है तो ऑर्डर पेयर ए भी आर में आ जाता है, ठीक है। फॉर एवरी ए यहाँ पर लिखा ही हुआ है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इम्प्लाइज दैट, क्योंकि ए का सबसेट है इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए ए। सो माय डियर, ये कहाँ आ जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर ए हमारा आ जाएगा रिलेशन सेट में। और ए जहां पे क्या है, फॉर एवरी ए, कोई भी आप ले सकते हैं पी एक्स, तो इसका मतलब इस सेट के सभी एलिमेंट्स आपस से रिलेटेड है। तो देयरफॉर हम लोग लिख देंगे क्या, आर इज रिफ्लेक्स, ठीक है। थोड़ा सिंपल है। तो हमने दो एग्जांपल देखे इसके, एक हमने लिखा सबसेट वाला और एक इस क्या लिया था, जल्दी बताइए, भूल गए थे जल्दी, आप लोग सब भूलते ही जाइए। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग आगे क्या लेने चल रहे हैं, आगे हम लोग लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इस पे क्वेश्चंस में भी आपको और करा सकता हूँ, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। अब एक साथ करके मैं सारे क्वेश्चंस करा दूंगा। तो हमने क्या कर लिया, रिफ्लेक्सिव तक हमारा कवर हो गया। अब हम लोग लेते हैं फिफ्थ, आई थिंक फिफ्थ हो गया, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट हम लोग माय डियर स्टूडेंट लेंगे सिमेट्री। क्या लेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन। अब माय डियर सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। A relation R is said to be symmetric। ध्यान दीजिएगा, रिलेशन R is said to be symmetric। कब बोलेंगे symmetric, ये हमें बताना। If a relation R is said to be symmetric, if ध्यान से देखिएगा। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ ताकि हमें बड़ा बड़ा ना लिखना पड़े और आप भी उसी की आदत डालिए। रिलेशन R is said to be symmetric if ध्यान देखिएगा, if AB belongs to R, AB belongs to R implies that, ध्यान देखिएगा, AB अगर R में है तो ये क्या इम्प्लाई कर दे, BA भी R में आ जाए। मतलब अगर 1 2 R में है तो 2 1 भी R में हो, 1 3 अगर R में है तो 3 1 भी R में आ जाए। अगर ऐसा हो जाए, फॉर एवरी AB belongs to the set, ठीक है। रिलेशन आर, देखिए जब भी रिलेशन डिफाइन होगा तो किसी सेट पे होगा, तो वो आप लिख लिया कीजिए, वो कॉमन होता है, मैं बार बार नहीं लिखा करूंगा। ऑन अ सेट, ये कॉमन होगी, मतलब ये लाइन आपकी पेट है, रिलेशन आर ऑन अ सेट है क्योंकि किसी सेट पे होगा हमेशा। तो सेट टू बी सिमेट्रिक इफ ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R for every AB belongs to A। अब इसमें ध्यान से देखिएगा, ये इफ वाला है, इफ तो यहाँ लगा, लेकिन इसको कैसे रीड करते हो, इफ पी देन क्यू। अगर मैं P प्लस क्यू लिखता हूँ, इसको आप क्या पढ़ते हो, इफ P then Q, if P then Q। तो इसका मतलब अगर ये है तो ये होना चाहिए, तब हम रिलेशन को क्या बोलेंगे, अपना सिमेट्रिक, ठीक है। तो इसके आप चाहो तो एक कंट्राडिक्शन में बात बोल सकते हो, या उसको भी हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं, पॉज करते हैं। उससे पहले एक चीज और सुनिएगा ध्यान से, अगर ए बी आर में है तब आप चेक करोगे, बी आर में हो तब आप बोलोगे कि ये सिमेट्रिक होगा। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूं, मान लीजिए ए बी है ही नहीं, ए बी है ही नहीं, तो आप जरा मुझे ये बताइए तब क्या वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा, जल्दी सोचिए, इससे फिर आपको एक आंसर मिल जाएगा अपना। तो आंसर है हाँ, हो जाएगा। अब कहीं ये कैसे सर, आप तो पता नहीं क्या उटपटांग पढ़ा रहे हैं। उटपटांग नहीं माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कह रहा हूँ यहाँ है ही नहीं, इसका मतलब हमें क्या बोला गया, इफ पी देन क्यू। हम कह रहे पी ही नहीं है, मतलब हमारा पी फॉल्स है, तो अगर पी फॉल्स होता पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाता है, ट्रू। तो अगर पी फॉल्स है मतलब यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। दैट मीन्स यहाँ वो नहीं है, इसका मतलब उसका जो उल्टा वाला एलिमेंट है, वो जो मैं कह रहा हूँ बात, वो सही है और वो सिमेट्रिक हो जाएगा। ये लॉजिक मैंने आपको कई बार, पिछली बार भी मैंने बताया था एग्जाम्पल, है ना, ठीक है। तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए तो आपको समझ में आएगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ, P implies Q ट्रू होता है if P is false। तो अगर P हमारा false है तो हमेशा ध्यान रखिएगा P implies Q हमारा क्या होता है, ट्रू। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अगर ये है ही नहीं, ये तो ये बोला ना, अगर ये हो तो इसका रिवर्स ऑर्डर पे ढूंढिए, और अगर मिल जाए तो आप कह देंगे सिमेट्रिक। मैं कह रहा हूँ ये है ही नहीं, तो अगर है ही नहीं दैट मीन्स P फॉल्स है, तो P implies Q क्या हो जाएगा, ट्रू। दैट मीन्स इसका ये मिलना सही माना जाएगा और उस रीजन से ये सिमेट्रिक हो जाएगा।
तो सबसे पहली चीज हम लोग यही लिखते हैं, और इसको चाहे आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट करके लिखते हैं अच्छे से। लेकिन उससे पहले मैं एक एग्जांपल आपसे छोटा सा पहले पूछ लूँ, सो दैट मुझे लग रहा है कि आपको कई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है। तो पहले मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे पास एक सेट ए है, ध्यान से देखिएगा, और इसमें मैं एलिमेंट्स ले लेता हूँ 1 2 3, ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। अब मैं कुछ रिलेशन आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और आपको पहचानना होगा उसमें से कौन से रिलेशन सिमेट्रिक है कौन से नहीं। सपोज मैंने पहला लिया R1, ये मैंने ले लिया 1 1 2 2 और 3 3, ये मैंने ले लिया। R2 मैंने माय डियर स्टूडेंट्स ले लिया, मान लीजिए ये मैंने ले लिया पूरा पूरा, सपोज पूरा पूरा आपका यूनिवर्सल ले लिया। यूनिवर्सल बोले तो पूरा पूरा A क्रॉस A, ठीक है। इसमें 9 एलिमेंट्स आएंगे, 1 1 1 2 1 3, है ना, 2 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। तो ये क्रॉस A हो गया। अच्छा R3 मैंने ले लिया सपोज 5, R3 मैंने क्या ले लिया 5। R4 माय डियर स्टूडेंट्स मैंने ले लिया सपोज 1 1 2 2, ठीक है। और एक और ले लेते हैं, R5 मैं ले लेता हूँ 1 1 1 2 2 3 2 1, ठीक है। और बाकी इतने काफी होंगे, इससे आपको कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक एक करके मैं आपको सारी चीजें समझाता हूँ। देखिए फिर से आप सुन लीजिए, सिमेट्रिक रिलेशन कहता क्या है, अगर ए बी है तो बी होना चाहिए। तो आपको चेक क्या करना, अगर ए बी है तो उसका रिवर्स ऑर्डर में हमारे पास ऑर्डर पेयर होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको पकड़ते हैं, हर एक एलिमेंट को हम लोग चेक करेंगे। तो पहले रिलेशन में हम लोग 1 1 लेते हैं। अब इसका उल्टा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इसका उल्टा होगा 1 1, तो 1 1 तो यहाँ प्रेजेंट है, तो सही तो है। अब आप कहेंगे सर एक बात बताइए, गजब बेवकूफ बनाते हैं, यहाँ तो ए बी एक ऑर्डर पेयर तो बी है दूसरा ऑर्डर पेयर हुआ ना, और यहाँ पे तो आप कह रहे 1 1 है, तो फिर एक 1 1 और होना चाहिए। अरे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक चीज पता है ना कि अगर मैं आपसे बोलता कि एक वर्ड है नयन, क्या है नयन, और इसको जरा आप सेट में लिखिए, तो जब आप सेट में लिखते हैं, मान लीजिए कैपिटल एन इज इक्वल टू, तो कैसे लिखते हैं, है ना, अल्फाबेट्स को अगर आपको लिखना है सेट के फॉर्म में, तो कैसे आप उसको अरेंज करते हो, पहले एन लिखते, फिर ए लिखते, फिर वाई लिखते, फिर ए लिख देते, क्या फिर एन लिख देते? नहीं, रिपीटिशन अलाउ नहीं होती। हम लोग क्या करते हैं, उसको एक ही टाइम लिखते हैं। तो एक्चुअली में चाहे जितनी बार रिपीट हो, जैसे यहाँ पे 2 बार है, 2 बार वाई है, 2 बार एन है, लेकिन हमने लिखा कितनी बार, एक ही बार लिखा। देखिए एन 2 बार है लेकिन लिखा आपने एक बार, 2 बार है लिखा आपने एक बार। तो उसी तरीके से, उसी लॉजिक से, अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ 1 1 है, अब इसका उल्टा क्या होगा 1 1, दैट मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है। भाई सेट में हम चाहें, देखिए अगर मेरे पास 2 2 बार 1 1 होता, मान लीजिए ये कोई सेट है, सपोज R2 कोई सेट है, तो मैं इसको क्या लिखता, मैं इसको सिंपल लिख देता, अरे यार इसकी कार्डिनलिटी 1 हो जाएगी ना, मैं इसको ऐसे लिख देता। तो उसी रीजन से आप इसको ऐसे विजुलाइज करो कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 1 1 है, तो अगर 1 1 है तो इसका उल्टा भी 1 1, ये तो यहाँ प्रेजेंट है, इसका तो यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको चेक कीजिए, सेम रीजन, 2 2 है, इसका उल्टा 2 2 यहाँ है, तो अब 2 बार नहीं दिखेगा क्योंकि सेट में रिपीटिशन अलाउ नहीं होते, और होता भी तो हम उसको एक बार कर देते। तो अब देखिए यहाँ पे 3 3 है, तो इसका उल्टा 3 3 यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक। और ये कौन सा रिलेशन है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ऑन अ सेट है। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन और नॉन वाइड सेट हमेशा क्या होगा, सिमेट्रिक। अच्छा एक क्रॉस ए में आते हैं, तो एक क्रॉस ए तो अपने आप हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। तो देखिए इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर 1 1 है तो 1 1, 2 2 है 2 2, 3 3। अब सुनना, अगर 1 2 है इस सेट में तो ऑटोमेटिकली 2 1 भी होगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट उधर के हर एलिमेंट से क्या है, एसोसिएटेड है, रिलेटेड है। अच्छा अगर मान लीजिए 2 3 है तो इस सेट में 3 2 भी तो मिलेगा, 1 3 है तो 3 1 भी मिलेगा। आप कोई भी चेक कर लो, 2 1 है, 1 2 2 3 3 2, ये सब मिलेंगे। इसका मतलब ये भी हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा ये कैसे, ये तो 5 हो गया यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो पक्का नहीं होगा। क्यों, अरे अभी तो मैंने बताया आपको रीजन। देखिए ए बी अगर आर में है, अगर है तो आप बी ए पे ढूंढोगे, यहाँ तो कोई एलिमेंट ही नहीं ना, मतलब हमारा पी फॉल्स है। और अगर P फॉल्स है तो P इंप्लाइज Q क्या हो जाएगा, ट्रू। P इज फॉल्स, ये बोला अगर A B R में हो, अगर हो, तो यहाँ तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका मतलब हमारा P क्या है, फॉल्स। तो इसका हम लोग उल्टा
मतलब इसका रिवर्स हम लोग ये सब नहीं ढूंढेंगे, हम लोग डायरेक्ट क्या बोल देंगे, P is false then P implies Q is true, that means ये सिमेट्रिक हो जाएगा। याद रखिएगा, जो वाइड रिलेशन होता है वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होता लेकिन सिमेट्रिक होता है। अच्छा इस पे आते हैं, तो इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, इसमें तो आराम से वही लॉजिक से 1 1 है, इसका मतलब इसका उल्टा 1 1 यहाँ पे है, 2 2 इसका उल्टा 2 2 है यहाँ पे, इसका मतलब ये सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा इस पे आते हैं, इस पे माय डियर स्टूडेंट ध्यान से देख के बताइएगा मुझे, अब इसको ध्यान से देखिए और मुझे बताइए होगा कि नहीं, देखिए आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं। चलिए बताइए होगा कि नहीं, तो आंसर है नहीं होगा। क्यों माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए 1 1 इसका उल्टा 1 1 है, 1 2 इसका उल्टा क्या 2 1 है, लेकिन ध्यान से देखिए 2 3 है, लेकिन 3 2 इसका उल्टा क्या होगा 3 2 वो नहीं, तो इस रीजन से ये सिमेट्रिक नहीं होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं सिंस 2 3 बिलोंग्स टू R5 but 3 2 doesn't belongs to R5 and therefore this is not symmetric। ये चीज आपको ध्यान रखना। चलिए हम लोग इसमें कुछ नोट्स लिखते हैं, वही जो हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन भी सिमेट्रिक है, उसके बाद हमने यूनिवर्सल रिलेशन देखा वो भी हमारा सिमेट्रिक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। तो नोट करके मैं लिखता हूँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है, इसको चाहे आप कहीं लिख लीजिएगा, जो हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होता है वो हमारा सबसे लार्जेस्ट रिलेशन होता है किसी भी सेट पर, और जो हमारा वाइड रिलेशन होता है वो सबसे छोटा रिलेशन होता है। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा। तो शायद मैंने पीछे नहीं लिखा है, तो आप बोलिए तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, या तो फिर आप अपना वहां पे पीछे लिख लीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ वैसे आपके लिए, द वाइड रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशन कहाँ पे, ऑन अ सेट, किसी सेट को हमेशा ऑन अ सेट आर रिस्पेक्टिवली द स्मॉलेस्ट, ठीक है, ये छोटा होगा और वो सबसे बड़ा, एंड लार्जेस्ट रिलेशंस ऑन अ सेट, ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा हम लोग अपने सिमेट्रिक वाले पॉइंट्स पे आते हैं। तो पहला पॉइंट हम लोग यही लिखेंगे कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है और हमारा जो यूनिवर्सल है वो क्या होता है, वो होता है हमारा सिमेट्रिक, और वाइड भी होता है। तो हम एक काम करते थे, सब एक साथ लिख देते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे, सारी चीजें एक साथ, द वाइड रिलेशन, ठीक है, कॉमा, और क्या, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है, एंड यूनिवर्सल रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट। सेट में कुछ एलिमेंट्स होने चाहिए, तभी तो हम उसको रिलेट कराएंगे ना, यूनिवर्सल बनेंगे। तो ऑन अ नॉन वॉइड सेट, तो चाहे वॉइड हो, चाहे आइडेंटिटी हो, चाहे यूनिवर्सल हो, ये सब क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये सब क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव। देखिए एक चीज मैंने गड़बड़ी कर दी, हम लोग रिफ्लेक्सिव में किसका रूट लिख रहे हैं, सिमेट्रिक का। तो अगर आपको ध्यान हो रिफ्लेक्सिव में जो वाइड रिलेशन था वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, ध्यान रखिएगा, मैंने रिफ्लेक्सिव बोल दिया लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोग किसका रूट लिख रहे हैं यहाँ पे, सिमेट्रिक का। तो सिमेट्रिक में वाइड रिलेशन है सिमेट्रिक। देखिए आइडेंटिटी और यूनिवर्सल, एक्चुअली मैं आपको बता दूं, आइडेंटिटी और यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, अभी हम लोग ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, वहां तीनों में ये हमेशा होगा, मतलब आइडेंटिटी, यूनिवर्सल, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, अभी हमको आगे एक और पढ़ना है ट्रांजिटिव, वो भी होता है। लेकिन जो वाइड है वो चीज ध्यान रखिएगा, वाइड आपका केवल सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, वो रिफ्लेक्सिव नहीं होता। और नॉन वाइड साइड आर सिमेट्रिक रिलेशन ऑन अ सेट, ये इतना बोलिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसमें आपको एक नोट और देता हूँ, उसका प्रूफ भी हम लोग कर सकते हैं लेकिन उसकी हमको कोई जरूरत नहीं, तो बस वो आप एज अ रिजल्ट नोट कर लीजिए कि सिमेट्रिक एक तरीके से हम लोग और भी प्रूव कर सकते हैं। आर इज सिमेट्रिक ऑन अ सेट, किसी सेट पर, इफ आर इज इक्वल टू आर इनवर्स। इसे ध्यान रखिएगा,
अगर इनवर्स रिलेशन और हमारा रिलेशन सेट आपस में बराबर है तो आर हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक। और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है कि अगर आर सिमेट्रिक है तो आर बराबर आर इनवर्स हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं सर, है ना। जैसे वहां पे मैंने भी आपको 2 एग्जांपल्स लेके दिखाया था, एक लाइंस के पैरेलल होने का और एक पावर सेट का। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा। अच्छा पैरेलल वाला तो बता दो, अगर मैं पैरेलल लूँ तो कहने का मतलब ये कि अगर L1 पैरेलल है L2 के, अगर है गिवन है, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, L2 पैरेलल हो जाएगा L1 के। और ये फॉर एवरी L1 L2 होगा, फॉर एवरी L1 L2 बिलोंग्स टू द गिवन सेट। वही जो मैंने प्रीवियस एग्जांपल लिया था, है ना। तो अगर मैं बोलूँ L1 पैरेलल टू L2 लेके चलूँ तो आप ऑटो भाई देखो, अगर कोई लाइन ये इसके पैरेलल, तो आप ये भी तो कह सकते हो कि ये इसके पैरेलल है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो वाले एग्जांपल में आप लिख सकते हैं कि वो सिमेट्रिक हो जाएगा। मैं एग्जांपल आपके लिए और बना देता हूँ, या आप इसको ऐसे समझ लीजिए, पैरेलल लिया, अब जरा परपेंडिकुलर लाइन लीजिए ये, तो क्या ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, सोचिए जरा, है ना। अगर मैं इसको थोड़ा लिखना चाहूँ तो मैं आपके लिए एग्जांपल बना देता हूँ, हालांकि आपने वहां पीछे लिखा है पूरा सेम। सबसे पहले आप लिखोगे लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन, वो हमने मान लिया। अब मैं क्या उसको डिफाइन कर रहा हूँ, एंड आर बी अ रिलेशन, आर बी अ रिलेशन ऑन एल defined by L1 L2 belongs to R implies that L1 is perpendicular to L2। कहने का मतलब क्या है कि अगर L1 L2 परपेंडिकुलर है तो हमारे रिलेशन सेट में वो आ जाएगी, उसकी एंट्री हो जाएगी। फॉर एवरी L1 L2 बिलोंग्स टू द सेट, और सेट हमारा क्या है, कैपिटल L। तो इसमें भी आप इसी तरह स्टार्ट कीजिए। हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे लेट L1 L2 बिलोंग कर लेते हैं, मान लेते हैं किसमें, L, किसमें करना है डियर स्टूडेंट्स, L में। एंड हम ये मान के चलते हैं कि L1 L2, क्योंकि हमें लिखा है ना इफ, अगर, तो ये मान लेते हैं L1 L2 किसमें है, R में। तो इम्प्लाइज दैट अगर L1 L2 R में है, इसका मतलब L1 L2 क्या है, आपस में परपेंडिकुलर। हम लोग क्या लिखेंगे, ठीक है। और अगर L1 L2 का परपेंडिकुलर है तो ये इंप्लाई कर देगा कि L2 किसके परपेंडिकुलर है, L1 के। और अगर L2 L1 के परपेंडिकुलर है, देखिए अगर परपेंडिकुलर तो किसमें आ जाएगा, रिलेशन सेट में। ये तो आप कहां से चले थे हमारे स्टूडेंट्स, L1 L2 R में लेके चले थे, और आपने क्या दिखा दिया कि L2 L1 भी R में आ गया, और फॉर एवरी L1 L2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। अच्छा अब आपसे अगर मैं पावर सेट वाला एग्जांपल पूछूं तो बता सकते हो कि वो सिमेट्रिक होगा कि नहीं, सोचिए सोचिए। ए बी का सबसेट है तो क्या जरूरी है बी ए का सबसेट होगा, आंसर है नो। देखिए जरा, अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर और होल नंबर, तो नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर का सबसेट हो जाएगा, आंसर है नो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ए बी का सबसेट है, कोई जरूरी नहीं कि बी ए का सबसेट होगा। तो पावर सेट वाला जो एग्जांपल था वो हमारा रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं, लेकिन इसको हम लोग लिख लेते हैं। समटाइम्स आता है ना कि आप एक एग्जांपल दे दीजिए, ये सब एग्जांपल्स आपके पेट एग्जांपल्स है जो आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन सा रिफ्लेक्सिव, कौन कौन सिमेट्रिक है, कौन कौन सा ट्रांजिटिव है। तो उसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा था, फिर मैं पूरा लिख देता हूँ, लेट px be the power set on x, जो कि हमारा नॉन वाइड सेट है, ठीक है, एंड r be a relation on px, ठीक है, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया तुमने, डिफाइंड बाय ए बी, ऑर्डर पेयर ए बी। ये कहाँ का एलिमेंट होगा, आर का, इफ कब, अगर ए बी का सबसेट हो जाएगा, और ए बी कहाँ का एलिमेंट्स में डियर स्टूडेंट्स, ए बी एलिमेंट से पी एक्स का। देन आर ऑन पी एक्स, आर ऑन पी एक्स इज क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक। तो बताइए होगा कि नहीं, बस जो लिखे सब सही है। इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन, ध्यान रखिएगा, इट इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट पी एक्स, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इट इज नॉट। वहां पे था यहाँ पे नहीं, क्यों, एज आप बिल्कुल सिंपल बता सकते हो, ए बी का अगर सबसेट है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बी भी ए का सबसेट हो जाएगा। ध्यान रखिए,
ये कोई जरूरी नहीं है, यहाँ पर आप लिख दीजिएगा इट इज नॉट नेसेसरली बी शुड बी अ सबसेट ऑफ ए। तो उस रीजन से आप बता सकते हो कि सिमेट्रिक नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमने सिमेट्रिक के कुछ एग्जांपल्स भी ले लिए, कुछ पॉइंट्स भी कवर कर लिए। अब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट वैरायटी पे, एंड दैट इज, बिल्कुल सही बोला आपने, ट्रांजिटिव। हम लोग आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को हमारे इसमें समझते हैं कि क्या होगा। तो आई थिंक ये 6th पॉइंट आपका होगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, चलिए इसको देखते हैं। A relation R on a set A is transitive if कब होगा माय डियर स्टूडेंट्स कोई रिलेशन ट्रांजिटिव? तो इसको हम लिखते हैं if। ध्यान दीजिएगा, ए बी अगर आर में है, क्या माय डियर स्टूडेंट्स, ए बी अगर आर में है एंड बी सी अगर आर में है, ए बी आर में है और बी सी आर में है, इंप्लाइज दैट कि ए सी भी आर में हो जाएगा। मतलब अगर ये हो तो हमें ये चेक करना होगा, ये हो और ये चेक कीजिए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। ये चीज आपको ध्यान देनी माय डियर स्टूडेंट्स कि किसी रिलेशन को हम लोग ट्रांजिटिव कब कहेंगे, जब इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड करे कि ए बी बी सी आर में हो। इसका मतलब तुरंत समझिए, अगर ये दोनों चीजें हैं और ये मिल गई तभी ट्रांजिटिव होगा। इसको थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं सो दैट और हमें चीजें क्लियर हो जाए, ध्यान समझिएगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए मैंने एक सेट ए ले लिया, बहुत ध्यान समझिएगा क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसको समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सपोज मैंने इसको ले लिया 1 2 3, अब इसमें मैं ढेर सारे रिलेशन बनाऊंगा, ठीक है, और आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। लेट ए इक्वल्स टू ए, देन वी डिफाइन रिलेशंस, ठीक है। हम लोग कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं। जैसे पहला, तो सबसे पहला तो आप जानते ही हैं, मैं ले लेता हूँ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होगा हमें पता है, 1 1 देन 2 2 देन 3 3, जो हमारे फंडामेंटल पहले हम लोग वो तो ले लेते हैं। सेकंड में लेता हूँ ए क्रॉस ए, मतलब पूरा पूरा यूनिवर्सल। थर्ड में ले लेता हूँ 5, ठीक है। फोर्थ में लेता हूँ 1, ठीक, और लेते हैं हम लोग फिफ्थ आर 5, 1 1 देन 1 2 1 3 R6 लेते हैं 1 1 1 2 2 1, R7 लेते हैं हम लोग 3 1 1 2 3 2 2 3 2 2, ठीक। तो ये सारे रिलेशंस मैंने ले लिए हैं और अब हम लोग चेक करेंगे एक करके कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। पहले मैं उसको रख कर दूं माय डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान से समझना है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके क्वेश्चंस करने में, क्योंकि यही फंडामेंटल्स है। चलिए देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज पहले समझा दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए, हमें ट्रांजिटिव में चेक क्या करना है पहले वो समझिए कि अगर मेरे पास, मैं इसको थोड़ा सा मैप करके थोड़ा समझाता हूँ आपको कि देखिए ए से बी, मतलब ए से बी, मतलब ए बी अगर हमारे पास है, साथ ही साथ ध्यान सुनिएगा ए बी तो है आर में, साथ ही साथ अगर बी सी भी है, तब हम लोग क्या चेक करेंगे कि हमारे पास ए सी आ जाए। क्या आ जाए माय डियर स्टूडेंट? ए सी। मैं आपको थोड़ा इसको रिलेट कराता हूँ, ध्यान सुनिएगा। इसको मैं ऐसे रिलेट कराता हूँ कि मैं आपको बता दूं कि कॉलेज में अक्सर ऐसा होता है और लड़कियां बिल्कुल सावधान रहेगी ऐसे लोगों से, लड़के बड़े बदमाश होते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, वो करते क्या है सुनिएगा, अगर मान लीजिए ए की स्पेशल पर्सन सी, ए की स्पेशल पर्सन सी है, तो उस पर कभी डायरेक्ट अप्रोच नहीं करेंगे, उस पर डायरेक्ट अप्रोच कभी नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी, क्या होगी, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड, इसकी जो बेस्ट फ्रेंड होगी पहले उससे अपनी फ्रेंडशिप बनाते हैं। क्या करेंगे,
सी ए का स्पेशल पर्सन है भाई, लेकिन ए सी पे डायरेक्ट कभी नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, पहले इसके बेस्ट फ्रेंड मतलब जो इससे ऑटोमेटिकली ऑलरेडी रिलेटेड है तो उसको पहले अपना फ्रेंड बनाएगा और उसके बाद वो इस पे अप्रोच करता है। समझ रहे मेरी बात? और जरूरी नहीं कि उसका एक्सेप्ट हो ही जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मे भी एक्सेप्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस पॉइंट में हमें चेक करना होगा कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो मेरी बात समझेगी नहीं माय डियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे आपको ये चेक करना है कि अगर ए बी हो और बी सी हो, ए बी हो और बी सी हो, तो ए क्या चाहता है, बी वाला भागे, बी वाला बी से हटे और हम इसके साथ अपना रिलेशन बना ले, या आप कह लीजिए अपना ऑर्डर पेयर बना ले। तो पेयर बनाएगा वो। तो अगर बना, सुनिएगा, अगर ए बी है बी सी है तब हम लोग चेक करेंगे। तो अगर हमें ए सी मिल गया, ए बी है बी सी और अगर ए सी मिल गया तो हम कह देंगे भैया ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है वो दोस्ती के साथ लगा रहा है और इस पर अप्रोच ही ना कर पाए कभी। तो अगर नहीं कर पाएगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सुनिए, बाकी हर केस में, फिर सुनिएगा ध्यान से, बाकी हर केस में वो ट्रांजिटिव होता है। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। ट्रांजिटिव नहीं होने का सिर्फ और सिर्फ एक केस होता है, वही आपको ध्यान रखना है। बाकी हर, मैं आपको रीजन भी बता दूंगा, लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग अपने आप को ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं डालते। हम लोग क्या दिमाग में रखते हैं कि कब नहीं होगा, बस इसको ध्यान रख लीजिए। बाकी उसके अलावा हर केस में वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो कब नहीं होता है, कब नहीं होगा, जब, ये ध्यान रखिएगा ये पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, कब नहीं होता है। अगर ए बी मान लीजिए आर में है एंड बी सी आर में है, लेकिन हमें पता चला कि ए सी मतलब ए सी के साथ कभी रिलेट हो ही नहीं पाया, अपना पेयर बना ही नहीं पाया, सिर्फ और सिर्फ इस केस में वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी जितने भी केस होंगे, बाकी जितने भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उन सब में ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब जैसे क्या कुछ केस बताइए, जैसे मैं आपसे बोलूं ए केवल बी से रिलेटेड है, ए सी से रिलेटेड है, ए डी से रिलेटेड है, तो अब एक बात बताइए, ये वाला तो सीन कभी क्रिएट ही नहीं होगा। मतलब ए बी से और बी फिर किसी सी से हो, मतलब एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए ना जहां पे आके ये भागे उसके पास। तो कहने का मतलब देखिए यहाँ पे ए डायरेक्ट बी से रिलेटेड है, ए डायरेक्ट सी से रिलेटेड है, ए डायरेक्ट डी से रिलेटेड है। हाँ, अगर डी ई से रिलेटेड होता तो हम चेक करते। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये हुआ कि हमें क्या बोला गया था, हमारे पास होना चाहिए ए बी और बी सी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या, ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं, ए बी तो है लेकिन बी सी नहीं है। इसका मतलब पी फॉल्स, और अगर पी फॉल्स तो पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। इसका मतलब अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो हम ऑटोमेटिकली मान लेंगे कि हमारा जो ए सी है, मतलब जो थर्ड ये वाला पार्ट है क्यू वाला, वो है, मान लेंगे। और इसका मतलब पी इंप्लाइज क्यू ट्रू हो गया, दैट मीन्स वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो रीजन तो एक्चुअल में ये कि अगर आपके पास एक है ये नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है ये हो और ये ना हो, ठीक है। तो मैं इसके लिए अलग से आपको बता भी दे रहा हूँ, लिख भी दे रहा हूँ, लेकिन हम लोग इतनी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको बस ध्यान रखना है कि कब गलत होता है, बाकी हर केस में सही होगा, लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूँ कि कब कब होता है कब कब नहीं होता। तो यहाँ पे तो ये नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, मान लीजिए ए बी आर में है, ए बी आर में है बट बी सी आर में नहीं है, तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बोल दोगे रिलेशन इज ट्रांजिटिव, कुछ नहीं चेक करना कि आपको ए सी ढूंढना या ढूंढना, कुछ नहीं। ए बी आर में है, बी सी अगर आर में नहीं है तो आप बोल दें डायरेक्ट आर इज ट्रांजिटिव। या मान लीजिए ए बी आर में नहीं है बट बी सी हमारा आर में है, ए बी आर में नहीं है बट बी सी हमारा आर में है, तब भी आप क्या बोल देंगे, आर इज ट्रांजिटिव। कहें सर आप ट्रांजिटिव कैसे बोल रहे हैं, चेक नहीं करेंगे कि ए सी है कि नहीं, हम कहेंगे नहीं चेक करेंगे। रीजन जानिए क्यों, क्योंकि पी फॉल्स हो चुका है तो पी इंप्लाइज क्यू क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ट्रू। अगर पी फॉल्स है तो पी इंप्लाइज क्यू ट्रू। तो उसमें ये बोला था अगर ए बी हो, अगर ए बी हो फिर बी सी हो तब ए सी को चेक करो। तो ए बी है बी सी है ही नहीं तो हम उसको चेक नहीं करेंगे। जैसे देखिए ए बी ए सी ए डी, ये होगा कि नहीं, तो आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी है बी सी है ही नहीं तो हम ए सी क्यों चेक करें। अब बात समझ में आ रही है नहीं? तो चलिए हम कुछ एग्जांपल लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाए बातें। मैंने आपको रीजन भी समझाने की बात की, लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप दिमाग में क्या रखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कब गलत होगा। गलत कब होगा तो मैं ध्यान रखना है ए बी बी सी हो आर में और ए सी ना हो, बाकी हर केस में क्या हो जाएगा, वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलिए अब इतनी बातें अगर आपके दिमाग में है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आइए देखते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, 1 1 दिया है, 2 2 दिया है, 3 3 दिया है, 1 क्रॉस ए दिया, 5 दिया, ये दिया। तो सबसे पहले ये क्या होगा बताइए जल्दी से। तो 1 1 है, अब बताइए 1 का 1 के साथ है भाई, अब 1 का किसी और के साथ है नहीं है,
अच्छा 2 का 2 के साथ है, 2 का किसी और के साथ है नहीं है, 3 का 3 के साथ है और किसी साथ है नहीं। भाई यहाँ पे क्या था कि A का B से हो, हम चेक कब करते थे, B का C से हो तब हम चेक करते थे कि A का C से भाई रिलेशन है कि नहीं, भाई उसका काम हम बना कि नहीं, अगर बन गया तो हो जाएगा, नहीं बना तो नहीं। लेकिन ये चेक करने वाली बात आती कब थी, जब A B से और B C से हो। तो यहाँ पे क्या 1 1 से है, क्या 1 किसी और के साथ है नहीं है, इसका मतलब P फॉल्स है, P इम्प्लाइज क्यों क्या हो जाएगा ट्रू, उस रीजन से ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, मतलब आइडेंटिटी रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव होता है। अच्छा इस पे आइए, ये क्या हमारा यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल में क्या, यूनिवर्सल में आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। जैसे अगर मैंने इसको 1 2 3 लिया है तो यूनिवर्सल हमारे पास क्या आएगा, एक क्रॉस ए हमारे पास क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं 1 1 फिर 1 2 फिर 1 3, बिल्कुल सही बोला आपने, फिर 2 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 3 1 3 2 एंड देन 3 3। ये हमने सारे एलिमेंट्स लिख डाले। अब जरा इसको चेक कीजिए अपना, 1 1 है, वेरी गुड। अच्छा 1 के साथ और कोई रिलेटेड है 1 2, तो क्या होना चाहिए हमारे पास, हमारे पास होना चाहिए 1। फिर से देखिए 1 1 से रिलेटेड है, फिर 1 2 से रिलेटेड है, तो ये क्या करेगा, ये है कि नहीं, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 है हमारे पास, तो 1 2 है, 1 2 इज हेयर। भाई अब वो 2 बार वाला मत सोचिएगा क्योंकि मैंने बताया ना रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो 1 1 है, 1 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, 1 2 ये है। अच्छा यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया, और आगे बढ़ते हैं। 1 2 है, क्या 2 किसके साथ रिलेटेड है, 2 2 के साथ है, तो 2 2 होना चाहिए, है। 1 2 है, 2 3 है, तो 1 3 होना चाहिए, 1 3 भी है। यू कैन चेक, कोई भी आप चेक कर लो, कहीं से भी पकड़ के, आप ऐसा नहीं किसी में, इस सीक्वेंस में जो 3 3 है, 3 2 है, तो 3 2 होना चाहिए। देखिए 3 3 के पास जा रहा है और ये वाला 3 2 के पास जा रहा है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, 3 2 है। तो आप चेक कर लो, कहीं भी आप देखो 3 1 है, 1 2 है, तो 3 2 होना चाहिए, 3 2 है। तो आप देखोगे सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे और यूनिवर्सल रिलेशन में हमारा ट्रांजिटिव बन जाएगा। और 5 वही रीजन, P अगर फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q क्या होता है, ट्रू। हमें क्या बोला था ट्रांजिटिव में, अगर AB और BC हो, यहाँ तो है ही नहीं, ना AB ना BC, तो इसका मतलब P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, ट्रू। और उस रीजन से ये भी ट्रांजिटिव। ध्यान से सब सीख लीजिए, ये बहुत आपको लग रहा है छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इवन कई अच्छे टीचर्स भी इसको गलत बता देते हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से। कई बुक्स में भी अगर आप पढ़ोगे तो आपको एकदम से ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। सो प्लीज आप लोग बिल्कुल क्लियर कट इसको समझने की कोशिश कीजिए और अच्छे से समझिए। बस मैंने आपको जो रीजन बताया वो आप समझ लीजिए। मैंने आपको क्या बताया है, रीजन भी अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक चीज दिमाग में रखिए, कब गलत होता है, बाकी हर केस में क्या होगा वो सही। अच्छा इधर आइए, अभी यार आप बताओ मुझे, तो होगा कि नहीं, बिल्कुल सही, ये होगा। रीजन क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए जब 1 1 के साथ है, अब 1 के साथ कोई और है तो आंसर नहीं, तो इसका मतलब हम चेक करेंगे ही नहीं, और चेक करेंगे नहीं मतलब ये गलत है नहीं, गलत नहीं तो ये सही होगा। क्योंकि और रीजन क्या कोई पूछे, क्योंकि P फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q क्या होगा, ट्रू। भाई 1 1, अब ये वाला 1 किसी और के साथ होता तो हम चेक करते, तो हमारे पास तो कोई और है ही नहीं ना, तो P फॉल्स है तो P इम्प्लाइज Q ट्रू हो जाएगा। अब देख लीजिए छोटी छोटी चीजें हैं, ये सब यूज हो रही हैं। अच्छा यहाँ तक तो हो गए, अब वाला भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसको आप थोड़ा वॉच आउट करो और मुझे बताओ कि है कि नहीं। है कि नहीं, तो देखिए 1 1 है, 1 किसी और के साथ रिलेटेड, अब यहाँ पे है तो चलिए चेक करते हैं क्या करके। 1 1 के साथ रिलेटेड है, 1 1, और ये 1 किसके साथ है, ये 2 के साथ, तो हमें क्या ढूंढना चाहिए, हमें ढूंढना चाहिए 1 2। क्या 1 2 है हमारे पास, आंसर है, चलिए वाला तो ओके हो गया। अब एक और देखते हैं, 1 1 से है, 1 1 से, 1 3 से, 1 3 से, तो क्या 1 3 है हमारे पास, तो आंसर है 1 3 है। अच्छा और कोई बनेगा, तो और कोई बनेगा ही नहीं, देखिए 1 3 है तो 3 से कोई है ही नहीं, 1 2 है, 2 से आगे कोई आ ही नहीं रहा, भाई कॉमन होना चाहिए ना, कॉमन तो हमारे पास है ही नहीं, 1 1 से था, बस 1 और 3 1 2 मिला, तो यहाँ पे ये दोनों ही फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ये होगा। तो वैसे मैंने आपको देखिए बताया कि 1 1 से जा रहा है ना, 1 2 से जा रहा है, 1 3 से जा रहा है, तो यहाँ पे कोई कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं आएगी कि आपस में कुछ कॉमन मिला, कॉमन वाला 1 वाला था वो हमने चेक कर लिया। अच्छा आगे देखिए, आगे आप देख सकते हैं R6 ये है कि नहीं, जरा सोच के बताइए, फिर से चेक करते हैं। 1 हमारा 1 पे जा रहा है, 1 हमारा 1 पे, फिर ये वाला 1 2 पे जा रहा है, तो हमें क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, हमें 1 2 चाहिए, तो 1 2 है ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, 1 1 पे जा रहा है, और कहीं कॉमन दिख रहा है, और तो कहीं है ही नहीं कॉमन, तो यहाँ पे इसका मतलब और कोई हमें चेक करना नहीं पड़ेगा। अच्छा और देखते कहीं कॉमन है, ध्यान से देखिए 2 1, सारे आप चेक करेंगे, ये नहीं कि ये पहले ये बाद में किसी भी ऑर्डर में ले सकते। अब देखिए 2 1 है, तो क्या 1 किससे रिलेटेड है, इसका देखो सेकंड, क्या ये कहीं पहले आ रहा है, तो आ रहा है, 2 जगह आ रहा है, एक 1 1 में 1 2 में आ रहा है, तो पहले हम चेक करते हैं इसके साथ, 2 1 और 1 जा रहा है 2 पे,
तो इसके कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, ये इसको हटाना चाहेगा और खुद आना चाहेगा 2 2। फिर से देखिए ये 2 1 है, फिर से देख लीजिए ये 2 1 और 1 किसके साथ है, फिर 2 के साथ है, तो ये 1 को हटा के अपना क्या करेगा, अपना आना चाहेगा, तो 2 2 होना चाहिए। 2 2 है, आंसर है नहीं है, तो ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन इसका मैं रीजन आपको लिख दूं, रीजन क्या लिखोगे आप लोग, बिल्कुल सही, इसका रीजन आप लोग लिखोगे, मैं इसका रीजन लिख दे रहा हूं, एज 2 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर, ये दोनों आर में है, बेसिकली R6 है ये, बट ध्यान दीजिएगा, बट 2 1 है 1 2 है तो 2 2 भी होना चाहिए, लेकिन 2 2 हमारा R6 में नहीं, तो देयरफॉर इट इज नॉट ट्रांजिटिव। अच्छा R7 पे आते हैं, तो इस पे जरा चेक करते हैं। देखिए 3 1 है 1 2 है तो 3 2 होना चाहिए, है। इसके बाद और देखिए 3 1 और कहीं 1 रिलेटेड है, नहीं है। अब इसको पकड़ते हैं 1 2, तो कहीं 2 अगर आगे आ रहा है तो देखिए ये सेकंड है ना, तो उसमें देखिए फर्स्ट में कहीं 2 आ रहा है, 2 आया यहाँ आया, तो 1 2 2 3, तो क्या होना चाहिए 1 3 होना चाहिए, 1 3 है, हाँ आंसर है नहीं, तो इन दोनों का आप ध्यान से देखिए। तो इस तरह आपको हर बार चेक करना पड़ेगा, इसका सेकंड और दूसरे वाले का पहला आप ढूंढा कीजिए। जैसे मैंने इसको पकड़ा होता, मान लीजिए 3 2, तो अब देखता 2 पहले कहीं कहीं आ रहा है, 3 2, अब मैं कहीं देखता पहले 2 आ रहा है, 2 ये आया, यहाँ पे भी आया, तो 3 2 2 3, तो 3 3 होना चाहिए, 3 3 है नहीं, तो किसी भी रीजन से आप इसको कंट्राडिक्ट कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, तो चलिए कर देते हैं। तो मैं इसको 1 2 और 2 3 से लेता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, इसका रीजन आप क्या लिखोगे, सिंस ये नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये नहीं है ट्रांजिटिव, रीजन क्या होगा कि 1 2 तो है एंड 2 3 भी है, तो अगर 1 2 है 2 3 है, यहाँ पे है तो चेक करना पड़ेगा क्या 1 3 है, तो आंसर है 1 3 नहीं, बट 1 3 डजंट बिलोंग्स टू आर, और ये R7 है तो R7 कर दीजिएगा, छोटी छोटी चीजें आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो देयरफॉर R7 इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन, जो भी सेट है ऑन अ गिवन सेट A इज नॉट अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन ए सेट A, हमेशा ऑन अ सेट होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के कुछ एग्जांपल्स करके दिखाए, और हम लोग एग्जांपल्स ले लेते हैं, एग्जांपल्स कमी नहीं है, आप चाहे जितने एग्जांपल्स बना सकते हो। अच्छा कुछ वही पुराने एग्जांपल्स में आपसे चेक कर लेता हूँ जो हमने बेसिक बना कर रखे हैं, जैसे पैरेलल वाला। अब जरा मुझे बताइए पैरेलल वाला ट्रांजिटिव होगा, बिल्कुल डायरेक्ट, मैं उसको लिखूंगा नहीं, लेकिन आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पैरेलल पे आते हैं, जरा पैरेलल बताइए, मान लीजिए L1 L2 के पैरेलल है, आप ऐसे सोचो, ये मैं 3 लाइन ले लेता हूँ, ये L1 है, ये L2 है, ये L3। अब आप खुद सोचिए, अगर L1 L2 के पैरेलल है एंड L2 L3 के पैरेलल है, L1 L2 पैरेलल है और L2 L3 के, तो L1 L3 पैरेलल होंगे आपस में, बिल्कुल होंगे, ये इंप्लाई कर देगा। अब बिल्कुल वही वाला है 1 2 2 3 1 3, तो ये हर L1 के लिए हो जाएगा, इसका मतलब जो मैंने पैरेलल वाला एग्जांपल लिया था वो आपका ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, खुद के पैरेलल था, सिमेट्रिक भी हो गया, अगर L1 L2 पैरेलल तो L2 L1 पैरेलल हो जाएगा, और ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये एग्जांपल आपको कॉमन मिल गया जो तीनों होते हैं। अच्छा और मुझे बताइए, अभी वैसे मैंने कॉमन में तो आपको मैंने काफी बता दिया, आइडेंटिटी और क्या कहते हैं यूनिवर्सल, वो भी आपका तीनों था, रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। पावर सेट वाला मैं आपको और बता देता हूँ, तो आपके हिसाब से होगा, मतलब अगर ए बी का सबसेट है एंड बी सी का सबसेट, तो ए सी का सबसेट हो जाएगा, जरा चेक करते हैं। देखिए मान लेते हैं इसको हम लोग ले लेते हैं नेचुरल नंबर, इसको हम लेते हैं होल नंबर, इसको लेते हैं इंटीजर। तो अब जरा देखिए ध्यान से, अगर नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट है, देखिए, एंड होल नंबर इंटीजर का सबसेट है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ हमेशा। इसका मतलब पावर सेट वाला एग्जांपल भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। तो ये सब आप लोग एग्जांपल्स अच्छे से लिख लीजिएगा, ये आपका ये वाला एग्जांपल पहला वाला भी और पावर सेट वाला भी जो मैंने आपको लिखा, बस आपको लिखना है कि वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा क्या नहीं हुआ था पावर सेट वाला, सिमेट्रिक नहीं होता, अगर ए बी का सबसेट जरूरी नहीं कि बी ए का सबसेट होगा, तो इस रीजन से हमने पावर सेट वाले एग्जांपल में क्या बोला था, वो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए लेकिन इसके जो कॉमन एग्जांपल्स है वो तो मैं नोट करके लिख देता हूँ। नोट में पहले लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आपको एग्जांपल और बता देता हूँ। चलिए नोट में मैं ये लिख दे रहा हूँ कि वही चीज मैंने बताया, द वाइड रिलेशन, ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन कहाँ पे, हमेशा ऑन अ सेट, ऑन अ सेट। सपोज सेट हम लोग लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, ए ले लीजिए या कुछ भी नहीं लिखिए आप, ऑन अ सेट आर
आर ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट, हमेशा होंगे। अच्छा एक चीज और, द वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट, ये सेट कैसा होगा? नॉन वॉइड सेट, याद रखिएगा, क्योंकि तभी तो आप बना पाएंगे ना यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल के सभी एलिमेंट इसके साथ रिलेटेड होने चाहिए, एलिमेंट होने चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा ऑन अ नॉन वॉइड सेट। अच्छा अब इसका एग्जांपल मैं और लेता हूँ सो दैट आपके पॉइंट्स और क्लियर हो जाए। एग्जांपल में ट्रांजिटिव कॉल ले लेता हूँ और फिर हम लोग आगे चलेंगे। तो वो एग्जांपल है, मैं बनाता हूँ, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ए, ठीक है, मैंने क्या माना है? सेट ए। अच्छा सेट ए की जगह मैं ले लेता हूँ चलो एन, मैं थोड़ा सा और इसको स्पेसिफिक कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर दिया मैंने। सेट आर बी रिलेशन ऑन अ सेट एन, एन क्या होता है सबको पता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, डिफाइंड बाय, इसको मैंने कैसे डिफाइन किया है? डिफाइंड बाय एक्स वाई, ठीक है, डिफाइंड बाय एक्स वाई। एक्स वाई कहाँ का एलिमेंट है हमारी स्टूडेंट्स? एक्स वाई एलिमेंट्स है हमारे रिलेशन सेट का, रूल है ना ये, इफ अब ये रूल क्या है? इफ एक्स डिवाइड्स वाई फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू गिवन सेट नेचुरल नंबर। अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं हमारे स्टूडेंट्स? एक्स डिवाइड्स वाई, इसको क्या रीड आउट करते हैं? इसको रीड आउट करते हैं x divides y, that is y upon x। अच्छा कब कोई नंबर किसी को डिवाइड करता है? फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं ये स्टेटमेंट सही है कि ये स्टेटमेंट सही है, तो चलिए चेक करते हैं। 4 डिवाइड्स 8 मतलब 8/4, और ये कितना आ गया? 2, जो कि हमारा क्या है? एक नेचुरल नंबर। अच्छा इसको देखते हैं, ये क्या होगा? 4/8, क्योंकि मैंने बोला 8 डिवाइड्स 4, 8 4 को डिवाइड कर रहा है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/2, और ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, तो हमेशा क्या आना चाहिए? नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर हमने नेचुरल नंबर लिया है तो इंटीजर्स भी आ सकते हैं अगर इंटीजर लिया है तो, लेकिन फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे कभी ये बोलूं कि p q को डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स q अपॉन p, और ये दोनों नेचुरल नंबर है, तो q अपॉन p बराबर क्या होगा? सम k, जहां पे k क्या है? एक नेचुरल नंबर, सिंपल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो हमारा रिलेशन है, ये मैंने आगे लिखा नहीं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। फॉर एवरी एक्स वाई, तो आप लोग लिख लीजिएगा, देन आर इज ट्रांजिटिव ऑन अ सेट ए, ऑन सेट ए, या सेट हमने नेचुरल नंबर लिया है तो ये एन कर देते हैं, ऑन सेट एन, ठीक है। थोड़ा हौच पौच हो रहा है, मैं रब कर देता हूँ, और मुझे इसके लिए स्पेस चाहिए होगी तो मैं थोड़ा सा इसको रब कर ही देता हूँ पूरा। आप इसको लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद बस आपको एक लाइन लिखनी है, देन आर इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन ऑन अ सेट एन, एन बोले तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब चलिए मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये तो हमने बोल दिया, लेकिन मान लीजिए अगर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा तो आपको पूरा प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं आइए देखते हैं। तो देखिए दिमाग में फिर रखिए, हमें करना क्या है? अगर एक्स वाई से रिलेटेड है, वाई जेड से रिलेटेड है, तो हमें किसका रिलेशन दिखाना है? हम रिलेशन दिखाना होगा कि एक्स जेड भी हमारा आर में आ जाएगा, और अगर आ जाएगा तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ कैसे करेंगे? पहले हम लोग एलिमेंट्स लेते हैं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हमने क्या माना कि हमारा जो एक्स वाई है, आप यहाँ एक काम कीजिए, 3 ले लीजिए, ठीक है। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, अब हम लोग यहाँ पे एक चीज मानेंगे क्योंकि ट्रांजिटिव में क्या था? इफ ये मतलब ए बी बी सी अगर है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? सच दैट एक्स रिलेटेड टू वाई, क्या लिखेंगे? एक्स रिलेटेड टू वाई, या एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड। ये हम लोग लेके चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोग लेकर चलेंगे, जहां पे एक्स वाई हमारा क्या है? पूरा पूरा एक्स वाई जेड हमारे नेचुरल नंबर है। फिर मैं आपको बता दूं हमने रिलेशन कैसे डिफाइन किया है कि एक्स वाई हमारे आर में होगा इफ एक्स डिवाइड्स वाई। तो अच्छा अब एक बात बताइए, अगर एक्स वाई आर में है इसका मतलब एक्स वाई को डिवाइड करेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट एक्स डिवाइड्स वाई, ठीक है। एंड इसको क्या लिखेंगे? वाई डिवाइड्स जेड, क्योंकि हमारा रूल है अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स वाई को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे एक्स वाई को डिवाइड करेगा, वाई जेड को डिवाइड करेगा, हम लेके चल रहे हैं, जहाँ पे एक्स वाई जेड हमारा क्या है? एक्स वाई जेड हमारा नेचुरल नंबर। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़ते हैं।
अगर x y को डिवाइड कर रहा है दैट मीन्स y इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं y अपॉन x इज इक्वल्स टू, हम इसको बोल देते हैं k1, क्या बोल देते हैं माय डियर स्टूडेंट, k1। एंड इसी तरह यहाँ क्या लिख सकते हो, z अपॉन y इज इक्वल्स टू k2, जहां पे जो आपका k1 k2 होगा वो क्या होगा, एक नेचुरल नंबर, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक, अच्छा अब मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ y इक्वल्स टू x k1 एंड z को मैं लिख सकता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स y k2, जहां पे हमारा k1 और k2 नेचुरल नंबर। अच्छा थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, अब देखिए किसको मिलेगा, z इक्वल्स टू y, क्योंकि हमें किसके से बीच में रिलेशन चाहिए, x y से रिलेटेड है yz से, तो हम y का पत्ता साफ करना चाहते हैं, हम चाहते हैं xz आ जाए, तो y को हटा दो यहाँ पे, तो y की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, x k1, तो यहाँ लिख देते हैं x k1 k1 k2 k1 k2। अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं, z इक्वल्स टू x, इसको k लिख देते हैं, वेयर k जो हमारा है वो k1 k2 है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई किन्हीं दो नंबर को दो नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई करो, नेचुरल नंबर ही तो आएगा आउटकम में, तो आपने क्या दिखा दिया, z इक्वल टू x बाय k, दैट मींस z अपॉन x इज इक्वल टू k, और k नेचुरल नंबर है, इसका मतलब x क्या कर रहा है, z को डिवाइड कर रहा है, और अगर x देखिए x डिवाइड्स y तो x y r में, तो अगर x डिवाइड कर रहा है z को दैट मींस x z हमारा किसमें आ जाएगा, रिलेशनशिप में, फॉर एवरी x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो आपने क्या क्या लेके चले थे आप, x y r में है, y z r में है, और आपने क्या दिखा दिया, x z r में आ गया, दैट मींस ये आपका ट्रांजिटिव है। देख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो बड़े इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके, बस आपको अगर एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दैट इज एंटी सिमेट्री। एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखते हैं हमारा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। अ रिलेशन आर on a set A, on a set A is said to be anti-symmetric if ध्यान से देखिएगा इसमें क्या है, ए बी आर में हो एंड बी ए भी आर में हो, और ये इंप्लाई कर दे, ध्यान देखिए ए बी आर में हो और बी आर में हो, और ये इंप्लाई कर दे कि a बराबर b होना चाहिए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। अगर मैंने कुछ नाम दिया है तो a, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये हो जाए तो वो आपका एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या क्या, फिर सुनिए, ए बी आर में है बी आर में है, तो आपको क्या दिखाना होगा, a इक्वल्स टू बी। अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए, अब आप मुझे बहुत आसानी से बता लेंगे, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मान लीजिए ए बी तो आर में है बट बी आर में नहीं है, तो क्या अब आप इसको चेक करोगे, आंसर नहीं, P is false, then P implies Q is true, that means then आपको चेक नहीं करना, डायरेक्ट बोल देंगे R is एंटी सिमेट्रिक। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसका चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं इसका। चलिए वही जो एग्जांपल मैंने लिया था फिर से मैं लेता हूँ। क्या लिया था मैंने, R इज अ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम n टू n, ठीक है। उसको मैंने डिफाइंड कैसे किया था, डिफाइंड बाय, कैसे डिफाइन किया था कि एक्स वाई आर में होगा इफ x डिवाइड्स y, ठीक है, एक्स वाई को डिवाइड करना है, देन ये चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा r है वो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज एन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट n, ऑन सेट n, क्योंकि हमने n पे डिफाइन किया। ध्यान रखिएगा कैसे कैसे, अरे बिल्कुल इजी, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं एक्स वाई को डिवाइड कर रहा, मान लीजिए एक्स वाई को डिवाइड कर रहा, मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे एंड है ना, एक्सक्यूज मी, ए बी अगर आर में है बी आर में, तो मैं कह रहा हूं कि एक्स वाई मान लेते हैं
कि आर में है, आर में है मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, और हम मानेंगे कि वाई जेड भी आर में है, इसका मतलब वाई जेड को डिवाइड कर रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, सॉरी ए भी आर में होना चाहिए, बी आर में होना चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, इसी का उल्टा, इसी का उल्टा, ट्रांजिटिव नहीं है भाई, एंटी सिमेट्रिक, तो इसी का उल्टा बोले तो एक्स वाई, इसका मतलब वाई एक्स। फिर देख लीजिए, हमने माना क्या, ये दो चीजें आपको लेके चलनी, देखिए इसको और इसको लेके चलो, तो इसको लेके चलने का मतलब एक्स वाई, मैंने यहाँ पे एक्स वाई बोल दिया है, तो एक्स और वाई एक्स को मैं आर पे लेके चलूंगा, तो अगर एक्स वाई आर में है, इसका मतलब एक्स डिवाइड करेगा वाई को, और वाई एक्स आर में है तो वाई एक्स को डिवाइड करेगा। अब सुनिएगा, और ये नेचुरल नंबर पे है, तो ऐसा कब पॉसिबल है, ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई कर देगा कि जब एक्स बराबर वाई, और किसी केस में ये पॉसिबल नहीं है। आप सोच के देखिए, एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है और वाई एक्स को डिवाइड कर रहा है तो ये कब पॉसिबल होगा, जब एक्स बराबर वाई, तो ऑटोमेटिकली ये इंप्लाई कर देगा, क्योंकि नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं ना। आप खुद सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि सपोज नेचुरल नंबर में अगर मैं आपसे ले लूं, मान लीजिए मैंने 8 और 4 ले लिया, ठीक है, तो 8 और 4 में आप क्या बोलोगे, 4 डिवाइड्स 8, ये तो सही है, लेकिन क्या ये सही है, 8 डिवाइड्स 4 नहीं सही है, ये सही है, ये सही है, और आप बोलो कि ये दोनों में सही लेके चल रहा हूँ कि एक्स वाई को डिवाइड कर रहा है, वाई एक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आपको 4 और 4 ही लेके चलना पड़ेगा, तो 4 डिवाइड्स 4, और इसका उल्टा कर दो तब ये डिवाइड करेगा, क्योंकि ऐसा होगा तो कभी नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हो, कोई भी आप नंबर ले लो, तो 4 डिवाइड्स 4, इसका उल्टा 4 डिवाइड्स 4, और देखो ऑटोमेटिकली ये भी क्या हो गया बराबर, इसका मतलब ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, थोड़ा सा लिटिल बिट, कि मैं इस n की जगह इंटीजर्स कर दूं, फिर से देखिए, अगर मैं r को डिफाइन कर दूं ये, और सेम ये चीज रहे, तो आप जान लीजिए एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। रीजन जान लीजिए क्यों, देखिए a डिवाइड्स माइनस ए, ये आप मानते हो कि नहीं, a डिवाइड्स माइनस ए, एंड माइनस ए डिवाइड्स ए, भाई a माइनस ए को डिवाइड करता है, और माइनस ए से डिवाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इंटीजर आ जाएगा, -1 आएगा, उधर -1 आएगा लेकिन आपने एक चीज देखी, क्या क्या यहाँ पे a बराबर माइनस ए है, कभी करना भी नहीं, पब्लिक पकड़ा जाएगी, तो आंसर यहाँ पे ये नहीं इंप्लाई होगा, ये इंप्लाई नहीं होगा, मतलब ये दो तो है यहाँ पे, लेकिन a बराबर माइनस ए नहीं, तो यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ये चीज आप लिख लीजिएगा कि अगर मैं इसको इंटीजर्स कर दूं तो यहाँ पे ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब कुछ और नोट्स लिखते हैं। नोट, अब नोट में हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन की बात करते हैं। द आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वॉइड सेट। अब जरा आप सोच के मुझे बताइए, क्या आइडेंटिटी रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने ए को लिया 1 2 3, अब जरा इसका आइडेंटिटी रिलेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, बिल्कुल सही बोला आपने, 1 1, फिर 2 2 और फिर 3 3। क्या आपके हिसाब से ये एंटी सिमेट्रिक होगा? चलिए चेक करते हैं। एंटी सिमेट्रिक कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि अगर ए बी आर में हो, सुनिएगा ध्यान से, एंड इसका उल्टा बी ए आर में, है ना, तो ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, दोनों आपस में बराबर। चलिए देखते हैं। 1 1 ए बी, अगर इसको आप ए बी कंसीडर करो, ए बी, तो इसका उल्टा क्या बी है, इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ, और दोनों आपस में बराबर है, तो ये यहाँ पे भी देखिए 2 2, इसी का उल्टा रिवर्स, बी है मतलब इसी का उल्टा 2 2, वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, बराबर है तो, और इसमें भी बराबर है। बात समझ रहे कि नहीं? और आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो कि अगर ए बी आर में हो और बी ए बी आर में होना चाहिए, जो मैंने आपको नोट मतलब उसके नीचे लिखवाया था कि यहाँ पे अगर पी फॉल्स है तो पी इम्प्लाइज क्यू क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। तो भाई 1 1 तो है, लेकिन इसका एक और नहीं है यहाँ पे, तो पी फॉल्स पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू। तो आप दोनों रीजन से देख सकते हो जो आपको ज्यादा सही लगे। वैसे इसका रीजन तो यही है कि पी फॉल्स है, क्योंकि अगर आपके पास ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी यहाँ पे है ही नहीं, तो जब बी ए है नहीं तो इसका मतलब पी फॉल्स है, पी इम्प्लाइज क्यू ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ नॉन वाइड सेट is an anti-symmetric relation, is an anti-symmetric relation on a set। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, नोट नंबर 1। अब जरा हम लोग यूनिवर्सल में आते हैं। अच्छा, यूनिवर्सल में एक खपला है, मैं आपको बताता हूँ क्या खपला है। पहले मैं ए को ले लेता हूँ 1, अब जरा इसका यूनिवर्सल रिलेशन बनाएंगे, तो
तो आप कहेंगे ए क्रॉस ए जो बनेगा वो 1 1 बनेगा, सिंपल। और ये तो एंटीसिमेट्रिक है, वही रीजन से 1 1 है, तो इसका उल्टा 1 1 और होना चाहिए, वो नहीं है, तो पी फॉल्स पी इम्प्लाइज के ट्रू, तो ये तो एंटीसिमेट्रिक हो गया। लेकिन एक लोचा है, एकदम से आप मत करिएगा यूनिवर्सल रिलेशन एंटीसिमेट्रिक होता है। क्यों? देखिए, अगर मैं 1 2 ले लूँ, अब जरा ए क्रॉस ए लिखूँ, तो क्या क्या लिखोगे आप? 1 1 फिर 1 2 फिर 2 1 एंड फिर 2 2, ये तो लिखोगे ए क्रॉस ए। अब जरा एक चीज देखिए, 1 यहां देखते हैं, 1 2 है, ठीक है, ध्यान समझिएगा, 1 2 है, 2 1, इसका उल्टा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट? 2 1, 2 1 भी है, लेकिन क्या 1 2 आपस बराबर होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। देखिए, आप फिर देखिए, 1 2 है आर में एंड 2 1 है आर में, तो एंटीसिमेट्रिक होने के लिए दोनों बराबर होना पड़ेगा। और अगर आपने ये लिख दिया तो पूरी पब्लिक पगला जाएगी। क्या 1 बराबर 2 होता है? तो आंसर कभी नहीं होता। और इसको ऊपर आप जब भी चेक करेंगे एंटीसिमेट्रिक नहीं आएगा, तो इसका मतलब एंटीसिमेट्रिक है भी और नहीं भी। अब ये क्या सोचा? अच्छा, फाइव की बात करें तो फाइव तो हो जाएगा, वो तो आपको पता है, क्योंकि पी फॉल्स है तो पी इम्प्लाइज के ट्रू हो जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूनिवर्सल। और मैं इसको थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करके नॉन वाइड पे कर दूंगा। तो अगर नॉन वाइड पे कर दिया मतलब इसके पास 1 एलिमेंट हो सकते हैं, 2 3 4, तो गड़बड़ी कहाँ से हुई? 2 से। लेकिन केवल और केवल सही कहाँ होता है? केवल जब सेट में एक एलिमेंट हो। तो यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर उसके पास जहां पे डिफाइन हो सेट में अगर एक एलिमेंट है तब तो एंटीसिमेट्रिक होगा, अदरवाइज नहीं। जब क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिशन में बहुत पूछते हैं, छोटे छोटे एग्जामिनेशन आपके होते हैं, उसमें आपको पूछता है कॉम्पिटिशन, जब छोटी छोटी चीजें हैं पॉइंट्स हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं द यूनिवर्सल रिलेशन, ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए नॉन वाइड सेट, नॉन वाइड सेट containing at least, मतलब कम से कम, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स। अगर उसके पास 2 या 2 से ज्यादा है, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा, तब वो एंटीसिमेट्रिक नहीं होगा। देन the universal relation on a non-void set, नाम भी चलिए कोई दिक्कत नहीं, containing at least 2 elements is not an anti-symmetric relation। ध्यान रखिएगा, not an anti-symmetric relation on a set, ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हम लोग एक रिलेशन और देखेंगे, उसके बाद हमारे जितने भी टाइप्स ऑफ रिलेशन है वो हमारे कवर अप हो जाएंगे। और बेसिकली वो कुछ अलग नहीं है, उसको मैंने एक समअप करके एक नाम दे दिया है, दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसके आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। और ये है क्या? कुछ नहीं, जो आप पढ़ चुके वही है पूरा। अ रिलेशन आर ऑन अ set A is said to be an equivalence relation if, अब ध्यान देखिएगा, if पहला माय डियर स्टूडेंट्स R is reflexive, R क्या हो जाए? रिफ्लेक्सिव, डेट इज, और इसकी मीनिंग आप जानते हो, डेट इज R रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब ए बिलोंग कर जाए आर में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। दूसरा, आर इज सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव के साथ साथ वो सिमेट्रिक भी हो जाए, दैट इज, इसका भी हमें पता है, अगर ए बी आर में है इंप्लाइज दैट बी ए आर में हो जाए, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। थर्ड, अच्छा, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक और साथ ही साथ ट्रांजिटिव भी हो जाए, आर इज ट्रांजिटिव, दैट इज, इसका क्या होता है? अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में हो, इंप्लाइज दैट ए सी आर में हो जाए, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू द गिवन सेट। तो इक्विवेलेंस रिलेशन कुछ हट के नहीं है, वो क्या कहता है? किसी रिलेशन को ऑन अ सेट, किसी सेट पे डिफाइन होगा, उसको हम लोग इक्विवेलेंस तब बोलेंगे जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, जब वो सिमेट्रिक भी हो जाए, और जब वो ट्रांजिटिव भी हो जाए। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में इसी से क्वेश्चंस आते हैं और काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में
इससे रिलेटेड जितने टिपिकल न्यूमेरिकल्स बनते हैं और कुछ एनसीईआरटी के अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ मिसलिनियस के क्वेश्चंस, उसके बाद में अपने नेक्स्ट लेक्चर में जितने बोर्ड्स के क्वेश्चन आए उसको मैं आपको कवर कराने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इतना जितना मैंने आपको बेसिक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए अपने बुक के, और अगर नहीं लगते हैं तो आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। एनसीईआरटी के अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस, कुछ मिसलिनियस, मैं सारे उनको कवर अप कर दूंगा। उसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके तुरंत भेज दूंगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। If you like this video, you can share it with your friends, classmates, and others. Please like and subscribe to my channel.